अच्छा, इसकी यार दो से तीन चीजें हैं इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे सबसे पहली चीज ये है कि यार अगर अगर हम इसको इस तरीके से एनालाइज करें ना, तो ये सब्जेक्ट जो हमने ऐड करा है ना आई कैप में, तो आगे जाके डेटा से रिलेटेड बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं। और चाहे आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में हो या ऑडिट प्रोफेशन में हो, या आप टैक्स के प्रोफेशन में हो, तो एक डेटा एक ऐसी चीज है। और दुनिया में आप कुछ भी कर ले, सिस्टम के बगैर है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर पूरे कोर्स को अगर आप समझे ना, तो पहले जो हमारे शुरू के 5-6 चैप्टर थे वो डिस्कस करता है अबाउट द डेटा। फिर वो डेटा किसी ना किसी सिस्टम में आके स्टोर हो रहा होगा, किसी सिस्टम के तहत इनिशिएट हो रहा होगा या बहुत सी एग्जांपल्स में हमने पढ़ा कि यार फूड पांडा के एग्जांपल, करीम के एग्जांपल, सही है, उनके पास एक बिग डाटा डेटा है। फेसबुक का हमने पढ़ा कि बिग डेटा उनके पास है। बट वो सारा का सारा डेटा किसी ना किसी सिस्टम के तहत इनिशिएट हो रहा होगा, सही है। हमने बहुत सी एग्जांपल्स पढ़ी, कस्टमर आईडी, कस्टमर प्रोफाइल, सेल्स ऑर्डर, सेल्स क्वांटिटी। तो वो किसी ना किसी सिस्टम के तहत हमारे पास आ रहा होगा। तो फिर जो हमारे पास अगली पूरी ग्रेड आती है वो आती है सारी की सारी किस चीज से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड। कि जी हमारे पास सिस्टम किस तरीके से हो सकते हैं, सिस्टम में हमारे पास क्या टेक्नोलॉजीज है, सिस्टम में डेटा किस तरीके से प्रोसेस हो रहा होता है। एंड देन जब हम डेटा भी पढ़ लेते हैं और सिस्टम भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारे पास एक आखिरी चीज आती है कि यार रिस्क क्या हो सकता है। अगर एनालाइज करें कि जी अब पूरे सारे सिनेरियो में अगर आपके पास एक सिस्टम है, अगर बैंकिंग सिस्टम इतना जबरदस्त है और कल को अगर बैंक के सिस्टम में साइबर अटैक हो जाए, लेट्स से, और आप इमेजिन करें कि आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है और आप ट्रांजेक्शन नहीं प्रोसेस कर पाए, या बैंक आपको बोले कि मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा सारा रिकॉर्ड करप्ट हो चुका है और मुझे नहीं पता कि जी आपको मुझे कितने पैसे देने हैं, या आपने कितना डिपॉजिट कराया है, आपने कितनी ट्रांजेक्शन करी हुई है। तो फिर अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है हमारे पास किस चीज से रिलेटेड, हमारे पास रिस्क से रिलेटेड। आज से 20 साल पहले जो रिस्क होते थे वो कंप्लीटली डिफरेंट होते थे। आपको याद है हमारे मुल्क में जो जलजिला आया था पाकिस्तान में, 2005 जब मुशर्रफ का दौर था, तो उस वक्त डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग में साइबर सिक्योरिटी इतना टॉप पे नहीं होता। कोई एनालाइज नहीं कर सकता था कि यार क्या हैक हो जाएगा सिस्टम, वो चीजें नहीं होती होंगी। ज्यादातर ट्रांजेक्शन वही रजिस्टर वगैरह में हो रही है, जो लेजर जिसको हम कहते हैं वही सारी ट्रांजेक्शन लेजर्स वगैरह में हो रही थी। और जब वो जलजिला आया था, तो आप इमेजिन करें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो एक ब्रांच थी, अगले दिन ऑपरेशन, ब्रांच नहीं है, ब्रांच सारी जलजिले के अंदर खत्म हो चुकी है। बट द नेक्स्ट डे द ब्रांच वॉज ऑपरेशनल। कि जी जिसको जितना पैसा चाहिए, हमें पता है कि हमें आपको कितना पैसा देना है और क्या हमारे पास सिस्टम है, सही है। तो उस जमाने में चीजें डिफरेंट हुआ करती थी, चीजें डिफरेंट एनालाइज कर रहे होते थे। आज के दौर में जो हमारे पास मसला आ गया सारा का सारा, वो किस वजह से मसला आ गया कि जी जब सारी की सारी चीजें सिस्टम और डेटा पे डिपेंडेंट है, तो हमारे जो रिस्क की डेफिनेशन है, या जो हमारे पास पहले जो रिस्क होते थे कन्वेंशनली, वो रिस्क हमारे पास अब क्या हो चुके हैं, थोड़े से चेंज हो चुके हैं। यहाँ तक समझ आते हैं। तो ओवरऑल कोर्स को अगर हम अच्छा, इन तीनों चीजों में सबसे मुश्किल जो आप लोगों के लिए है वो क्या है, वो डेटा है। क्यों? बिकॉज सिस्टम आगे कंपेरेटिवली बहुत आसान है, और जो रिस्क है वो तो सबसे आसान है। वो इसलिए आसान है बिकॉज वो ऑलरेडी कैफेट ऑडिट में हम पढ़ रहे होते हैं नॉर्मली, सही है। तो वहां पे हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि यार ठीक है सिस्टम में ये रिस्क हो सकता है, इस तरह की चीजें, वो कंपेरेटिवली आसान है। ये जो डेटा वाला टॉपिक है ना, वो कंपेरेटिवली हमारे लिए थोड़ा सा एक मुश्किल है। तभी हमने कोशिश करी कि स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा सा वो रिलैक्स माइंडसेट पे होता है, सही है, तो वहां पे हम डेटा वाली चीज को कवर करें, और फिर आगे जाके हम इन चीजों को कवर करें, सिस्टम को कवर करें, फिर जाके इंशाल्लाह किसी को कवर करें, रिस्क को कवर करें। अच्छा, हमने आज क्लास में करना क्या है, हमने आज क्लास में ये करना है कि हम एक काम ये करते हैं कि हम डेटा सिस्टम एंड रिस्क को किसी तरीके से आज कुछ थोड़ा बहुत एक सवा घंटा हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, हम कुछ एक काम ये करते हैं कि हम एक से सवा घंटा उसको उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें अच्छा, क्योंकि उसको हमने ओवर द 20 क्लास या 25 क्लास या 30 क्लास में पढ़ा है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक सवा घंटा उसको किसी तरीके से समराइज कर लें आज, ताकि हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर समझ में आए कि यार ठीक है डेटा के अंदर ये सारी चीजें हैं। इससे फायदा ये होगा कि आगे जाके जो हमारे पास सवालात होंगे जो कि लिंक करके आते हैं, हम उसको भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सही है, जो हमारे पास लिंक करके क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज अभी हमने जो सवाल करे वो आइसोलेटेड करे ना। चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 1 के सवाल, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 2 के सवाल करे, चैप्टर 3 पढ़ा, चैप्टर 3 के सवाल करे। लेकिन आगे जाके हमने ये करना है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 3 मिला के भी सवाल आ सकता है। तो वो जो हमारा माइंडसेट आज हमारा होगा, वो हम आज हम इस तरीके से करेंगे कि जो हमारे पास डेटा की ग्रेड है उसको हम किसी तरीके से आज डर इंडस्ट्री करें। ठीक है, तो उसको हम ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं, रिवाइज करते हैं, और थोड़ा बहुत समझ, और जैसे हम इसको पढ़ते रहेंगे हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ यार चैप्टर 1 चैप्टर 3 मिलके एक सवाल आ सकता है। चैप्टर 3 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है या चैप्टर 2 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे चैप्टर से लिंक करती है। तो अगर कोई सवाल आएगा तो इस तरीके से हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हो? और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सिस्टम को, और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इसको। अच्छा यार देखें, सबसे सबसे पहली चीज जो हमने स्टार्ट करी ना डेटा सिस्टम एंड डिस्क में, वो हमने स्टार्ट किया चैप्टर 1। और चैप्टर 1 ने बहुत
बेसिक चीजें आपको बताई, किससे रिलेटेड? सिर्फ डेटा से रिलेटेड। उसने कहा यार डेटा की किस्में वगैरह पढ़ लो, डेटा की कैटेगरीज वगैरह पढ़ लो, डेटा की इंपॉर्टेंस पढ़ लो, डेटा में एथिकल कंसिडरेशन क्या होती है वो पढ़ लो। ओवरऑल इसने आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेस, आप इसको यूं समझें कि ये जो चैप्टर है ये हमारे पास अकाउंटिंग में जो हम पहली क्लास में एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी पढ़ रहे होते हैं ना, चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, कि वो आपको डेटा की एक। अच्छा, इस चैप्टर को अगर आप गौर से देखेंगे तो समहाउ ये चैप्टर आगे जाके कहीं ना कहीं लिंक हो रहा होगा और कनेक्ट हो रहा होगा, सही है। तो हमने सबसे पहली चीज पढ़ी, हमने कहा चैप्टर 1 हमने पढ़ा, तो हमने कहा जी फंडामेंटल्स आपको बता दे डेटा के ऊपर। तो उसने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है डेफिनेशन, ठीक है। तो उसने कहा कि जी डेटा क्या होगा, किसी भी रॉ फॉर्म में कोई भी डेटा आपके पास होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास एक डेटा कहलाएगा। फिर उसने कहा कि जी नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती है, ऑडियोज भी हो सकती है, वीडियोज भी हो सकती है, इसलिए इसकी कोई भी रॉ फॉर्म हो सकती है। अच्छा, अगर मैं इसकी फॉर्म को देखूं तो इसकी फॉर्म से मुझे बहुत से कॉन्सेप्ट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास है या कोई ऐसा डेटा मेरे पास है जो कि अगर मैं आपसे कहूं कि वो ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में, तो इसका मतलब है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है। इसका मतलब है कि जी वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अच्छा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि वो डेटा मेरे पास अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि यार कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इस डेटा को स्टोर भी कर सके, उस डेटा को प्रोसेस भी कर सके, उस डेटा से कोई इंफॉर्मेशन जनरेट भी कर सके। हमारे पास अगर एक्सेल है, और एक्सेल में अगर हमारे पास, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास नंबर्स हैं, तो नंबर्स नॉर्मली कहां पे होते हैं? एक्सेल में होते हैं ना, हम सबने एक्सेल यूज किया हुआ है। तो अगर हमारे पास नंबर्स है, और नंबर्स अगर हमारे पास एक्सेल में है, तो क्या अगर एक्सेल में मेरे पास नंबर्स होंगे तो मेरे लिए आसानी होगा कि मैं एक्सेल में फौरन से वी लुकअप का फॉर्मूला थोड़ा बहुत अप्लाई करा एक्सेल, क्या मैं एक्सेल में वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? थोड़ा बहुत सुना है। अच्छा, मैं एक्सेल में प्लस माइनस कर सकता हूँ, ये पता है ये। अच्छा, मैं एक्सेल में प्लस माइनस कर सकता हूँ, मैं एक्सेल में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, मैं एक्सेल में जाके कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, मैं एक्सेल में ग्राफिकल एनालिसिस कर सकता हूँ, जो थोड़ा बहुत हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। लेकिन इज इट पॉसिबल कि मैं एक्सेल में एक वीडियो इमेज आ रही हूँ और उसको प्रोसेस कर सकूं या उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले सकूं? तो इसका मतलब है यार कि आगे जाके कोई डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई डेटा लेक हाउस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सही है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जहां पे उस इंफॉर्मेशन को मैं किसी तरीके से एनालाइज कर सकूं, इंटरप्रेट कर सकूं, उसको स्टोर कर सकूं। उसको स्टोर क्या करूं? इमेजेस और वीडियोस को मैं एक्सेल में स्टोर करूं? साइंस बनता है इस चीज का। तो इसका मतलब है उसकी स्टोरेज अलग होगी, उसकी प्रोसेसिंग अलग होगी, उसके सिस्टम अलग होंगे, उसके। तो बहुत बेसिक सी चीज लिखी हुई है फॉर्म्स ऑफ डेटा, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो फॉर्म्स ऑफ डेटा के अंदर अगले 5-6 चैप्टर्स आपको छुपे हुए। आप समझ रहे हैं? अच्छा, इसी फॉर्म्स ऑफ डेटा को मैं देखूं अगर, अच्छा इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी क्लियर है कि भाई ये ड्राइव करता है डिसीजन मेकिंग को, कि भाई जो भी डिसीजन मेकिंग अगर आप, अच्छा ये बहुत सी चीजें हमने बाकायदा तौर पे केस स्टडीज वगैरह देखी थी, सही, हमने एक्सेल वगैरह में देखे थे, जिसमें हमने रिग्रेशन करा था, लीनियर करा था, उन सारी चीजों को हमने एनालाइज करा था। तो जी आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, आपको कस्टमर के बिहेवियर को समझने में हेल्प करेगा कि भाई कस्टमर जो है नॉर्मली आपके प्रोडक्ट कब खरीद रहा होता है, वो ईद से पहले खरीद रहा होता है, ईद के बाद खरीद रहा होता है, क्रिसमस के अराउंड खरीद रहा होता है, वो परचेज कब कर रहा होता है। इसी चीज को हमने देखा था किस टाइम पे, जब हम ये देख रहे थे यार कि एक बैंक को अगर ये एनालाइज करना है कि उसके एटीएम में कितना कैश पड़ा हुआ है, और उसके 1400 या 2000 या 25,000 या 1 लाख अगर एटीएम है, तो किस एटीएम में किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना कैश होना चाहिए। और एक बड़ी जबरदस्त केस स्टडी थी जिसके बेसिस पे बैंक्स ने मिलियंस ऑफ पैसा सेव किया था, इन्वेस्ट मतलब सेव करने के बाद ऑब्वियसली इन्वेस्ट किया था, तो फिर इंटरेस्ट इनकम जनरेट होना स्टार्ट हुई थी। क्या यहाँ तक सेंस समझ आता है? सब अच्छा, बेहतरीन हो गया। फिर वो कहता है कि जी सपोर्ट करता है आपकी स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अच्छा, इन वर्ड्स को भी गौर से देखें तो ये वर्ड्स, अच्छा थोड़ा बहुत इनको सामने देखते रहना। ये वन पेजर स्मार्ट हैंडआउट इसलिए बनाए ताकि थोड़ा बहुत हम इन्हीं वर्ड्स को है ना थोड़ा सा आगे जाके लिंक करेंगे। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है भाई? हमने कहा भाई हमारे पास नॉमिनल डेटा होता है, हमारे पास ऑर्डिनल डेटा होता है, हमारे पास डिस्क्रीट होता है और कंटिन्यूस होता है। ये दोनों हमारे पास जो टाइप्स ऑफ डेटा है, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा है, वो बेसिकली बाइफरकेट होते हैं दो चीजों में। एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। तो हमने कहा यार क्वालिटेटिव डेटा क्या होगा? क्वालिटेटिव डेटा होगा हमारे पास नॉमिनल वैल्यू और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल डेटा में कोई ना कोई ऑर्डर होगा, नॉमिनल वैल्यू में नॉर्मली आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहा होगा, सही है। अच्छा, फिर हमने कहा, अच्छा हमने इसको ये भी था, ऑल्दो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट हमने थोड़ा बहुत ये एनालाइज करा था कि यार जब हमें पता होगा चीजों का ऑर्डर है, तो मैं डेटा को उस हिसाब से एक सीक्वेंशियली ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे पता होगा डेटा मेरे पास क्वांटिटेटिव है और क्वांटिटेटिव में मेरे पास डिस्क्रीट डेटा है और कंटीन्यूअस डेटा है, तो मुझे पता होगा कि इस डेटा के ऊपर मैं मीन अप्लाई कर सकता हूँ, इस डेटा के ऊपर मैं मीडियन अप्लाई कर सकता हूँ, इस डेटा के ऊपर मैं जितने भी मेरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, मुझे थोड़ी सी सेंस होगी कि डेटा इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इस डेटा के ऊपर मैं दो टेम्परेचर्स को ऐड नहीं कर सकता, मैं दो टेम्परेचर का एवरेज ले सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे होंगे तो मैं उनको आपस में
ऐड कर सकता हूँ, तो उस डेटाबेस के ऊपर मैंने क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करना है, तो मुझे पता होना चाहिए यार कि मेरे पास डेटा की टाइप्स किस तरीके से होती है। तो क्वालिटेटिव डेटा में हमारे पास नॉमिनल डेटा आता है, जिसमें हमारे पास कोई ऑर्डर वैल्यूज नहीं होती। मेल फीमेल है, आप डेटा को ना मेल की बेसिस पर अरेंज कर सकते हो ना फीमेल की बेसिस, तो आप ये नहीं कर सकते कि पहले मेल आएगा फिर फीमेल आएगी, या पहले फीमेल आएगी या मेल आएगा। सही है। डेटा मेरे पास इस तरीके का कि उसको मैं किसी ऑर्डर वैल्यू पे अरेंज नहीं कर सकता। जो मेरे पास ऑर्डिनल डेटा होगा, इसमें कोई ना कोई एक ऑर्डर कैटेगरीज हमारे पास आ रही होंगी। सही है। तो ये वो कैटेगरीज होती हैं जिसमें हमारे पास कोई ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कस्टमर से फीडबैक ले रहे होते हैं तो गुड है, वेरी गुड है, तो उसमें यहाँ पे आप एक कह सकते हैं कि हाँ जी, इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स ऐसे हैं मेरे पास जो कि बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि सेटिस्फाइड नहीं है। क्वांटिटेटिव डेटा में हमारे पास डिस्क्रीट डेटा आ रहा होता है। नॉर्मली हमारे पास ये कंटिन्यूस होल नंबर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये कभी भी 1.5 नहीं हो सकता। क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं तो जी 20 बच्चे बैठे हैं, ऑनलाइन में 15 बच्चे बैठे हैं तो जी ऑनलाइन 15 बच्चे। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में लास्ट व्हाट्सएप में हमने वो पोलिंग वगैरह करी थी, तो वो उसका नंबर कभी भी 1.1 1.2 नहीं हो सकता। सही है। तो उसको बेसिस पे मैं डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ कि आदि मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं कोई भी चीज कर सकता हूँ। अच्छा। अच्छा, जो कल कल के क्विज में या कल का वो जो पोल था उसके अंदर जो वो तीन कैटेगरीज आ रही थी जी, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस या वो रिकॉर्डिंग क्लासेस, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक ऑर्डिनल वैल्यूज है? ये मेरे पास ऑर्डिनल वैल्यूज है। मैं ये इसका आप समझ रहे हैं? तो मतलब ये कोई ऑर्डर नहीं बता रहा है इस चीज को। ये नहीं कह रहा कि जी लाइव क्लासेस जो है वो ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा तरजीह दे रही है, या ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लाइव क्लास से ज्यादा तरजीह दे रही है। ये वो डेटा है, उस डेटा को मैं आपस में प्लस नहीं कर सकता, उस डेटा को मैं आपस में माइनस नहीं कर सकता, बट वो डेटा मुझे कोई ना कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा कि हाँ जी, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन के लिए है, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिकल के लिए। अच्छा। फिर हमने पढ़ा कि यार यही जो हमारे पास डेटा होता है, इसी रॉ फॉर्म को अगर आप देखें तो यही हमारे पास जो डेटा होता है वो तीन टाइप का होता है। एक हमारे पास होता है एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, एक हमारे पास होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और एक हमारे पास होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सही है। तो हमारे पास तीन किस्म के डेटा होते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड इन रॉज एंड कॉलम्स। ये हमारे पास वो डेटा होगा जो कि आपके जिस तरह एक्सेल में आपके पास रॉस और कॉलम आ रही होती है, जितने आपके आपने कॉलम ऐड करने कॉलम ऐड करते रहे, जितनी रॉस ट्रांजैक्शन आपने करनी है करते रहे, ये आपके पास डेटा स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर डेटा को देखो तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने एक चीज पढ़ी, वन एंड मैनी रिलेशनशिप पढ़ा था, और इसके अलावा रिलेशनल डेटाबेस हमने पढ़ा था। तो जी जब डेटाबेस आपके पास स्थित, तो यहाँ पे अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखें तो वो समहाउ आगे जाके किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट हो रहा होगा। फिर हमने कहा था स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स होता है। सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? वो एक ऐसा डेटा होता है जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर्ड भी दिखेगा और अनस्ट्रक्चर्ड भी। अच्छा, तो अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है भाई? अनस्ट्रक्चर्ड वो डेटा होता है जिसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आपके पास किस तरीके से होगा कि कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं हो गया। अगर आपके पास सोशल मीडिया की पोस्ट आ रही है, अगर आपके पास वीडियोस आ रही हैं, तो ये वो डेटा आपके पास है जो कि किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट पे नहीं है। इसकी भी हमने केस स्टडी पढ़ी थी कि किस तरीके से अमेजोन ने अपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा करने की कोशिश करके अपनी सेल्स में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज करता है। बिकॉज उसके कस्टमर रिव्यूज आ रहे थे, उसके पास अच्छे खासे कस्टमर रिव्यूज आ रहे थे, लेकिन वो सारे के सारे कस्टमर रिव्यूज कहते हैं वो किसी प्रीडिफाइंड फॉर्मेट में था, कोई इंग्लिश में था, कोई उर्दू में था, किसी की टोन डिफरेंट थी, किसी के क्या कहते हैं फीडबैक्स डिफरेंट थे। तो और किसी का फीडबैक जो था वो फॉर एग्जांपल क्वालिटी के ऊपर था, किसी का फीडबैक जो था वो डिलीवरिटी के ऊपर था, किसी का फीडबैक जो था वो रिलायबिलिटी के ऊपर था। तो किस तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था, किसी फॉर्मेट में नहीं था, कोई जो चीज चाहे लिख रहा है, किसी तरीके से उस डेटा को मैंने किसी एक उससे अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी थी तो मैंने उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को किसी तरीके से सेमाई और स्ट्रक्चर्ड डेटा करने की कोशिश करी, ताकि अगर मैंने लैपटॉप खरीदना है तो मुझे पता हो कि लैपटॉप मैंने खरीदा तो मुझे खरीदना किस चीज के लिए, मुझे इस चीज के लिए खरीदना है कि यार इसकी बैटरी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी कुछ भी हो, अगर उसकी क्वालिटी कुछ भी हो, मेरे लिए मैटर वो करता है कि जी मेरे लैपटॉप ऐसा होना चाहिए इसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। सही है। तो मैं फॉरन से उस रेलिवेंट बैटरी फीडबैक में टैगिंग करके, वो जो टैग वाले और मार्कर्स वाले हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मैं वहां पे जाके क्या था क्लियर हो बच्चों। फिर हमने कहा कि भाई अब सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है। अच्छा, इन्हीं चीजों को अगर आप देखो तो मैं कह रहा हूँ जो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो इसका मतलब है जब डेटा की हमारे पास कैटेगरीज इतनी ज्यादा है बच्चों, तो इस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, इसी कैटेगरीज ऑफ डेटा को देखो और फॉर्म ऑफ डेटा को देखो, आपस में आपको मिलते जुलते लगेंगे। या तो बात समझ आ रही है? इसी कैटेगरीज ऑफ डेटा को, अच्छा इसी फॉर्म्स को जब मैं देखता हूँ, फॉर्म्स के बाद मैं कैटेगरीज ऑफ डेटा को देखता हूँ, और कैटेगरीज ऑफ डेटा को देखता हूँ तो फिर आगे मैं कहता हूँ कि डेटा कहीं ना कहीं पे स्टोर भी हो रहा होगा। सही है। जब स्टोर हो रहा होगा तो डेटा जब स्टोर हो रहा होगा और उस डेटा को मुझे जब रिट्रीव करना होगा, या उसके ऊपर कोई मुझे कोई क्यूरी अप्लाई करनी पड़ेगी, या मुझे जो है उससे ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तो उसका मतलब है उसका मैकेनिज्म इन डेटा का नॉर्मली
डिफरेंट होगा। तभी हमारे पास मजीद कॉन्सेप्ट है डेटा वेयर हाउस के, तभी हमारे पास मजीद कॉन्सेप्ट है डेटा लेक हाउस के, कि जी किसी लेक हाउस में क्या होता है, सारा का सारा डेटा आप डंप कर दो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट। तो कौन सा फॉर्मेट? स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड। आप सारा डेटा फॉर्मेट कर दो, फिर एक डेटा साइंटिस्ट आएगा सही, और वो इसके ऊपर जाके क्वेरी अप्लाई करेगा और उससे किसी न किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है, अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा सिस्टम में होगा आपके पास। अगर वो नॉर्मली रोज एंड कॉलम्स में आ रहा है, तो आप बड़े आराम से एसक्यूएल और क्यूरी लैंग्वेज और एक्सेल के फॉर्मूलाज अप्लाई करके जैसी चाहे आप इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का जितना भी एडमिशन होता है वो सारा का सारा एक्सेल में मैनेज हो रहा होता है, और सारा का सारा स्ट्रक्चर्ड डेटा जो आपसे एडमिशन से रिलेटेड चीजें वो सारी की सारी किस चीज से रिलेटेड है। तो मैं बड़े आराम से एनालाइज कर सकता हूँ कि यार इस साल की सेल्स कितनी है। मैं बड़े आराम से एनालाइज कर सकता हूँ कि यार कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि डेटा सिस्टम रिस्क पढ़ रहा है लेकिन लॉ नहीं पढ़ रहा और ऑडिट नहीं पढ़ रहा, कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि ऑडिट पढ़ रहा है और क्या कहते हैं डेटा सिस्टम रिस्क नहीं पढ़ रहा, कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि हमसे अकाउंटिंग पढ़ रहा है लेकिन हमसे ऑडिट नहीं पढ़ रहा। तो बड़े आराम से, क्यों? बिकॉज सारा का सारा डेटा उस फॉर्मेट पे मेरे पास पड़ा हुआ है। इसी के बाद अगर मैं देखूं तो सोर्सेस मेरे पास आ जाती है। फिर हमने कहा कि यार हमारे पास जो है वो सोर्सेज ऑफ डेटा क्या हो सकता है। तो हमने कहा सोर्सेज डेटा हमारे पास इंटरनल सोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है, प्राइमरी सोर्स हो सकता है और सेकेंडरी सोर्स हो सकता है। इंटरनल सोर्सेज वो होंगी जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन मैं उसको कर रहा हूँ, सही जनरेट कर रहा हूँ। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होंगी? जो मैं आउटसाइड ऑफ दिस सोर्स, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरी डेटा पड़ा हुआ है उसको मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा प्राइमरी सोर्सेज क्या होंगी? जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी, जो खुद बैठ के मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सही है, वो इंफॉर्मेशन किसी और पार्टी से नहीं ले रहा। अच्छा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी। भाई इंफॉर्मेशन मैं जाती नहीं कर रहा हूँ, सही है, बट ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि खुद प्राइमरीली मैं डायरेक्टली उस कैंडिडेट से या फिर उस प्राइमरी सोर्स से उसको ऑब्टेन कर रहा हूँ। सही है, वो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। आप मेल है या फीमेल है, आपकी एज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये चीज एग्जिस्ट करती है। सही है, और ये जगह जगह पे एग्जिस्ट करती होगी, बट प्राइमरीली मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके उस इन्फॉर्मेशन को अगर मैं ले रहा हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन कौन सी कहलाएगी? ये प्राइमरी सोर्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कौन सी थी? ये कौन सी इन्फॉर्मेशन होती थी? जो पड़ी हुई है, गवर्नमेंट ने बहुत से एनालिसिस किए हुए हैं, सही है, बहुत सी ऐसी एजेंसी है जो कि एनालाइज कर रही होती है, बहुत सा ऐसा डेटा है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, और अब मैं उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहा हूँ और उस इन्फॉर्मेशन को। अच्छा, ये क्यों रेलिवेंट है? ये इसलिए रेलिवेंट है बिकॉज जो सबसे ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन है वो प्राइमरी है। सेकेंडरी भी रिलायबल है, बट डिपेंड करता है कि क्या सेकेंडरी इंफॉर्मेशन मेरे लिए रेलिवेंट है, क्या मुझे उसको थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्या मेरे बिजनेस ऑब्जेक्टिव से, क्या मेरी स्ट्रेटेजी से, क्या मेरे ऑपरेशन से वो इंफॉर्मेशन किसी तरीके से अलाइन करती भी है या फिर नहीं करती। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो बड़ा मैटर करता है कि जी मैं किसी तरीके से, अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये इंफॉर्मेशन देखूं कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट आगे जाके क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन शायद मेरे लिए रेलेवेंट ना होगी बिकॉज मैं कराची में हूँ। नॉर्मली कराची का लिटरेसी रेट बाकियों के पूरे पाकिस्तान से नॉर्मली ज्यादा होगा, लाहौर का ज्यादा होगा, पिशावर का ज्यादा होगा, कोयटा का ज्यादा होगा, मुल्तान का ज्यादा होगा, लेकिन जो दूर दराज के गांव वगैरह होंगे नॉर्मली उससे उनका नॉर्मली कम होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली मेरे लिए शायद रेलिवेंट ना हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, तो मैंने कहा हमारे पास सोर्सेज आ गए, सही है, इंटरनल आ गया, एक्सटर्नल आ गया, प्राइमरी आ गया, सेकेंडरी आ गया। फिर हमने कहा यार इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है? मैं डेटा कलेक्ट कर क्यों रहा हूं? मैं डेटा कलेक्ट इसलिए कर रहा हूं, अगर आप देखें जो डेटा की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे दिख रही है, ड्राइव डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर, और इसी चीजों को मैं अगर देखूं तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन, तो मैं डेटा कलेक्शन कर क्यों रहा हूं? रेलिवेंस, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, ये तीन चीजें क्या है? अगर आप कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई भी, तो आपको किस चीजों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप ये डेटा की जो इंपॉर्टेंस है, ताकि जो डेटा की ये इंपॉर्टेंस है इसका फायदा उठा सकें। सवाल मेरा आपसे ये है कि डेटा के इतने सारे फायदे हैं, इन फायदों को मैं कैसे कर सकता हूं? जब ये तीन चीजों, अगर वो डेटा मेरे लिए क्या होना चाहिए, अगर, और वो डेटा मेरे लिए क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। और वो डेटा क्या होना चाहिए? अगर वो एजुकेशन की जो क्या कहते हैं रिपोर्ट थी वो 4 साल पुरानी थी या 5 साल पुरानी थी, और भले कराची के लिए हो भले लाहौर के लिए हो, शायद मेरे लिए रेलिवेंट ना हो। क्या यहाँ तक क्लियर है हम सारे? तो ये बड़ा मैटर करता है कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन का मतलब है कि डेटा का आपने जो कलेक्ट करना है तो आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है कि टाइमिंग होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। अच्छा, जबरदस्त। और फिर उसके बाद हमारे पास मजीद कॉन्सेप्ट आता है किस चीज का? एथिकल कंसिडरेशन। वो कहता है कि जी अगर आपके पास डेटा कलेक्ट आप कर रहे हैं या आपके पास डेटा मौजूद है, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन, चाहे डेटा कलेक्ट क्या है या चाहे आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपके पास डेटा मौजूद है, उस डेटा के ऊपर आपको किसी से ख्याल रखना चाहिए? प्राइवेसी ख्याल।
ये मतलब वो डेटा आप, अगर मैंने आपका डेटा ऑब्टेन किया हुआ है, वो डेटा मैं आगे जाके सेल नहीं कर सकता। वो डेटा किसी मार्केटिंग कंपनी को मैं नहीं दे सकता कि भाई ये सीए के स्टूडेंट्स हैं, इनकी एज जो है वो 18 से 20-22 साल है, और ये वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉर्मली आपका प्रोडक्ट शायद खरीद सकते हैं। तो ये आप मुझसे डेटा पकड़ें, इनको सेल करें और इनको ऐड चलाएं और इनको जो है आप क्या कहते हैं मैसेजेस करें और ये सारी चीजें करें, और जो भी सेल्स होगी उस सेल्स का 50% आपका होगा, 50% जो भी प्रॉफिट होगा। ये सारी की सारी चीजें मैं नहीं कर सकता। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? लेकिन दुनिया कर रही है, फेसबुक यही काम कर रहा है, यूट्यूब यही काम कर रहा है, क्योंकि वो देखता है कि इसका इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर है, उससे रेलिवेंट आपको एड्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। सही, वो रेलिवेंट आपको एड दिखाना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो डेटा आपको नहीं दे रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि जी आप मुझे बता दो आपको अपना प्रोडक्ट किन लोगों को दिखाना है, तो मैं फिर एल्गोरिथम अगर अप्लाई करके उसको वो डेटा दिखा दूं। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज आती है ट्रांसपेरेंसी। सही है, आपका ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे डेटा कलेक्ट कर रहा हूं और उस डेटा को अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। आप कोई भी वेबसाइट खोले वो आपको 3 ऑप्शन देता है, कंसेंट, डू नॉट कंसेंट। आप कोई भी वेबसाइट खोले, वो आपको कोई भी नई वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो वो आपको फौरन से कहेगा, कोई भी नई एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करें वो फौरन से आपको ऑप्शन देगा स्टार्टिंग में कि आप एग्री करते हैं हमारे टर्म्स ऑफ कंडीशन से। और फिर उसके बाद वो 2-3 आपको ऑप्शन देता है कि जी अलाउ ऑल कुकीज, और कंसेंट आप दे रहे हैं या आप कंसेंट नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप कंसेंट देते हैं तो उसका मतलब है कि जी वो आपकी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा और उसके बेसिस पे आपको एड्स वगैरह दिखा दूंगा। सही है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर आप वो डेटा यूज कर रहे हैं तो फेसबुक जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और फेसबुक हमें बता रहा है कि जी मैं आपका डेटा इन इन पर्पजेस के लिए यूज करूंगा। फिर इसके बाद तीसरी चीज आती है, भाई ठीक है मैं डेटा आपको नहीं दूंगा, लेकिन आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दी, तो फिर मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं किसी तरीके से उस डेटा की सिक्योरिटी करूं। ऐसा नहीं हो सकता कि जी मैंने उस डेटा के ऊपर कोई भी फायरवॉल इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मैंने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मैंने कोई भी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए हुए और समहाउ मैं ये कहूं। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी आपकी आ रही है, ये सारा का सारा आपका, ये जितनी भी एथिकल कंसिडरेशन है, ये टेक्निकली स्पीकिंग जो हमारी ग्रिड का तीसरा पार्ट है, डेटा सिस्टम एंड इसके सारी की सारी चीजें आपने सुन पड़ी जी। डेटा को सिक्योर कैसे करें, पूरी एक नई ग्रिड हमारे पास आ रही होगी जिसका नाम क्या होगा, रिस्क से रिलेटेड। कि जी डेटा को, सिस्टम को आपने किस तरीके से, अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशन उससे आप नॉन कंप्लाई कर लेंगे तो ये रिस्क हो जाएंगे। अगर किसी ने साइबर अटैक कर लिया बैंक के ऊपर, और बैंक के ऊपर जब साइबर अटैक कर लिया और बैंक ऑपरेशन कर ही नहीं पा रहा, तो ये रिस्क हो जाएंगे, ये थ्रेट्स हो गए। ये सारी की सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास है बच्चों चैप्टर 1, जो क्या, और थोड़ा बहुत अगर देखें, हमने 15-20 मिनट पढ़े, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो हमने टेक्निकली स्पीकिंग आगे के चैप्टर्स को भी थोड़ा बहुत कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अब हम मूव करते हैं किस चीज के ऊपर, चैप्टर 2 के ऊपर। अच्छा, अगर चैप्टर 2 के ऊपर हम देखें तो हमारे पास चीज आ रही है किस चीज से रिलेटेड, डेटा गवर्नेंस। अब यहाँ पे उसने ये बताया, हमें डेटा समझ में आ गया। सही है, हमने कहा कि भाई डेटा जो हमारे पास है वो, उसकी इंपॉर्टेंस है। हमारे पास जो डेटा है वो, उसकी हमारे पास क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ डेटा है। हमारे पास जो डेटा है उसका एक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा है। हमारे पास जो डेटा है उसके डेटा कलेक्शन पॉइंट्स है, प्राइमरी है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने कहा कि जी डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ एथिकल कंसिडरेशन भी है। और हमने कहा जब डेटा के इतने फायदे हैं, अच्छा एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, क्या डेटा का फायदा है? क्या मैं डेटा से प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता हूँ? क्या मैं डेटा से प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता हूँ? अच्छा, अगर मैं डेटा से प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर, अच्छा कंपनी का थोड़ा बहुत आइडिया है आप लोगों को, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी? अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो वो लिस्टेड कंपनी को बनाता कौन? शेयर होल्डर्स बनाते हैं भाई। सही है, तो शेयर होल्डर्स आएंगे, वो कंपनी बनाएंगे। अच्छा, जब कंपनी बन गई तो क्या शेयर होल्डर्स ही उस, बिलियंस ऑफ शेयर होल्डर है टेस्ला के, बिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स है फेसबुक के, बिलियंस ऑफ शेयर होल्डर है एप्पल के, क्या वही शेयर होल्डर्स भी बैठ के कंपनी चलाएंगे? तो वो किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी क्या होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जी आपने शेयर होल्डर के लिए काम करना है। और शेयर होल्डर एक कंपनी क्यों बनाता है, या शेयर होल्डर एक कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करता है? गेन हासिल करने की। गेन का मतलब है कि जी वो चाहेगा जितना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा उसके, उसके शेयर की प्राइस बढ़ेगी। कल को वो बेचेगा तो कैपिटल गेन होगा, नहीं बेचेगा तो उसका एक अनरियलाइज गेन जमा होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो किसके लिए काम करता है? वो किसी और के लिए काम नहीं करता, वो किसके लिए काम करता है? वो शेयर होल्डर्स के लिए काम करता है, प्राइमरी कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये चीजें भी चेंज हो चुकी है, ये चीजें भी अब थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो राइट में एक हमारे पार्टनर थे, असद अली शाह साहब, आपने नाम सुना उनका। कायम अली शाह जो हमारे चीफ मिनिस्टर, उनके बेटे थे असद अली शाह साहब, हाईली कॉम्पिटेंट टेक्निकल।
तो he he was the director of के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर थे। अच्छा, ऑडिट फर्म उन्होंने छोड़ दी थी, और फिर उसके बाद एडवाइजरी वगैरह। तो वो किया इलेक्ट्रिक, जो नाम सुना है हमने क्या? अगर हम दिन में 10 गालियां देते थे एग्जाम में, अगर मैं अपना बचपना कहूँ तो 10 गालियां अगर मैं देता तो 9, 9:30, नहीं ऑर्डिनल नंबर नहीं हो सकता, सही है। तो 9 गालियां जो होती थी वो के इलेक्ट्रिक को। तो और तभी उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था। प्रीवियसली इट वाज KESC। तो उन्होंने कहा यार बहुत गालियां, तो KESC को तो नाम उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया फ्रॉम KESC टू के इलेक्ट्रिक। अच्छा, नाउ ही इज द डायरेक्टर। बट उनकी, वो किसके लिए काम करेंगे? लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक ऐसी चीज हुई जहां उनको लगा कि नहीं यार, ये एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बिटवीन शेयर होल्डर एंड द पब्लिक, बिकॉज के इलेक्ट्रिक इज द पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। आप सब IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस नॉट द पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। के इलेक्ट्रिक इज द पब्लिक। बारिश होती है, अगर आपने मेंटेनेंस वगैरह नहीं करी तो लोग मर सकते हैं, समझे ना, सही है। और तो एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पे उनको लगा कि यार देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक। तो उन्होंने एक लेटर इशू कर दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जी कंपनी में ये गवर्नेंस के इश्यूज है, या ये जो मसला चल रहा है ये गलत चल रहा है, कंपनीज की अकाउंटिंग गलत कर रही है। बीइंग द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर के लिए काम करना है, उन्होंने कहा जो कंपनी कर रही है वो गलत कर रही है। और उन्होंने एक लेटर इशू कर दिया कि जी पूरी अकाउंटिंग गलत हुई, ऑडिटर को ब्लेम करा। प्रीवियसली जो ऑडिटर थे फर्गसन, उनको ये अकाउंटिंग करनी चाहिए थी। और इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लैंड से इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, बिकॉज नेपरा की बिलिंग में चार्ज होती है सारी चीजें। और फिर उनको उनको फिर क्या कहते हैं, उनके खिलाफ भी केसेस वगैरह हो गए, सिंध हाई कोर्ट में चीजें गई, सारी चीजें गई। एंड रिसेंटली ही वॉन दैट केस, मतलब सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया। द रीजन वाज कि जी यस, यू हैव टू वर्क फॉर द शेयर होल्डर, बट अगर आप पब्लिक, अगर मैं यहाँ पे कचरा फेंकूं और मैं कहूँ यार मैं कचरा, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको भाई डंप करवाऊँ या किसी बंदे को बुलाओ, मेरे महीने का 1 लाख 1.5 लाख का खर्चा होगा, मैं एटलीस्ट कचरा भाई डंप कर देता हूँ तो मेरे खर्चे बच जाए। तो मैक्सिमाइज शेयर होल्डर प्रॉफिट तो हो रहा है। बट क्या ये पब्लिक के फेवर में चीज हो रही है? नहीं। तो इसका मतलब है देयर कुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जी अगर मैं एथिकल कंसिडरेशन ना रखूं, द पॉइंट इज डेटा की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। डेटा से फायदे हो सकते हैं, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डेटा का ख्याल से इसे ना रखा, पब्लिक को नुकसान हो सकता है। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड हमें क्या करने की जरूरत है? हमें गवर्नेंस की जरूरत है, सही है। तो जब एक कंपनी बनती है तो कौन सा, कंपनी को बनाता कौन है, कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्ट। अच्छा, जब डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे होते हैं, जब डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे होते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। जब एक कंपनी को चलाना है तो इसका मतलब है कोई ना कोई एक गवर्नेंस करनी होगी, पॉलिसीज एंड प्रोसेस बनाने होंगे। 5 साल का प्लान बनाना पड़ेगा, 10 साल का प्लान बनाना पड़ेगा, 20 साल का प्लान बनाना। IMF की रिसेंट रिपोर्ट देखिए आप लोगों ने। गवर्नेंस रिलेटेड जो आपके पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो किस चीज का? करप्शन होती क्यों है? गवर्नेंस नहीं, देयर इज नो गवर्नेंस। सही, जब गवर्नेंस नहीं होगी आपके पास, तो वो कह रहे हैं जी 6.5% ऑफ योर GDP, मतलब आपकी जो GDP है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो आपका हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? वो करप्शन वगैरह की वजह से हो रहा है। और कोई गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस ने कहा कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल एक तबका है, उसकी बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की, मैं एग्जैक्ट वो भूल गया, कि जो आई मीन कुछ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ योर GDP इज ओन्ड बाय द 1% ऑफ द पाकिस्तान, जो कि रिच है। आप समझ रहे हैं, जो आपकी मैक्सिमम जॉब, मतलब आपकी जो पूरी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को अगर आप करें और आप ये कहें कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की इकोनॉमी नेट से $1 ट्रिलियन की है, $2 ट्रिलियन की है, $3 ट्रिलियन की है, तो इसका जो है उसका मेजोरिटी परसेंटेज कौन ओन करता है? 1% ऑफ द पॉपुलेशन। तो कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो, और फिर उसने गरीबों का पता है कि जो 0.1% ऑफ GDP है या 1% ऑफ GDP है, वो रिप्रेजेंट करता है 90% ऑफ द पॉपुलेशन, वो ओन करता है 90%। आप इमेजिन करें कि यार कितना बड़ा गवर्नेंस का इशू, सही है। तो इसका मतलब है जब डेटा के फायदे इतने हैं, डेटा के नुकसान भी इतने हो सकते हैं, डेटा में पब्लिक का डेटा है, तो इसका मतलब है किस चीज की जरूरत है? वही गवर्नेंस जो कि कंपनी बनाने के लिए चाहिए, वही गवर्नेंस जो कि कंपनी बनाने। इंशाल्लाह आप C5 में आएंगे तो आप पढ़ेंगे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और इसके अंदर वो बताता कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ये रोल्स हैं। कैसे, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ तो जी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, सही है, पावर्स ऑफ डायरेक्टर, सही है, डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियां, ये सारी की सारी चीजें। तो सेम चीज किसके ऊपर अप्लाई होगी? वही लॉ के कॉन्सेप्ट कहां पे अप्लाई हो गए? डेटा में अप्लाई हो गए। इट्स ऑल अबाउट जी गवर्नेंस। जब गवर्नेंस की बात करता है तो वो कहता है कि जी
आपके पास जो है वो एक तीन आपके पास की ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए डेटा गवर्नेंस का, या डेटा गवर्नेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ अथॉरिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और डिसीजन राइट्स हो, मैनेजिंग द डेटा एसेट्स हो, और इंटायर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि डेटा आपके पास आ गया तो आपने तब करना ही नहीं, उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। मैंने आपको डिलॉयट की एग्जांपल दी थी कि अगर हम एक ऑडिट करते हैं तो 7 साल तक उस फाइल को हमें क्या करना पड़ता है, रिटेन करना पड़ता है, 10 साल तक रिटेन करना पड़ता है, बिकॉज लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं कंपनी के, वो कितने साल तक मेंटेन होने चाहिए, वो 10 साल तक मेंटेन होने चाहिए, 7 साल तक मेंटेन होने चाहिए। तो इसका मतलब है डेटा तो मेरे पास 6 साल पुराना है लेकिन मुझे उसको आज मेंटेन करना है बिकॉज लॉ की रिक्वायरमेंट है। और फिर हमने कहा कि जी हमारे इसके की ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। अच्छा, डेटा गवर्नेंस की डेफिनेशन ये तो हमारे पास की ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। सबसे पहली चीज रिस्क मिटिगेशन। अच्छा, जब मैं रिस्क मिटिगेशन को देखता हूं तो क्या समहाउ ये मेरा एथिकल कंसिडरेशन से लिंक करता है जो मैंने चैप्टर 1 में पढ़ा था। रिस्क मिटिगेशन अगर आप देखें मेरे बच्चों, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब मुझे बताएं क्या ये समहाउ मेरा चैप्टर 1 के एथिकल कंसिडरेशन से लिंक्ड होता है। समझ आ रही है बात। अच्छा, और यही जो आपके पास आ रही है, यही जो आपके पास रिस्क मिटिगेशन आ रही है, क्या ये आगे जाके मेरी ग्रिड सी जो डेटा सिस्टम है रिस्क होगा तो क्या ये उससे लिंक हो रहा होगा। तो बहुत जरूरी है कि आप डेटा को कंप्लीट करने के बाद उसका एक रिवीजन कर रहे हैं, फिर हम सिस्टम को जब पढ़ेंगे तो फिर डेटा और सिस्टम को वापस से रिवाइज करेंगे, और जब हम रिस्क पढ़ेंगे तो फिर डेटा, सिस्टम एंड रिस्क, बिकॉज ये तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? बेहतरीन हो गया बच्चों, जबरदस्त जबरदस्त। तो इस लिंकिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। अच्छा, फिर हमने कहा कि जी हमारे पास डेटा गवर्नेंस में हमारे पास की ऑब्जेक्टिव है रिस्क मिटिगेशन, रेगुलेटरी। अच्छा, अगर मैं रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी देखूं तो क्या आपको एथिकल कंसिडरेशन में रेगुलेशंस दिख रही है। तो इसका मतलब जब रेगुलेशन है तो गवर्नेंस इज ऑल अबाउट कि जी मुझे उससे कंप्लायंस करनी है। और रिस्क इज कि कल को शायद मैं कंप्लाई ना कर पाया तो मेरे ऊपर किसी ना किसी किस्म की कोई फाइन, पेनल्टी, ऑपरेशंस में इम्पैक्ट हो सकता है। क्लियर हो बच्चों यहाँ पे? बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। और फिर उसके बाद हमने कहा था कि जी हमने एस्टेब्लिश रूल इंक्रीज द डेटा वैल्यू। क्यों इंक्रीज करनी है डेटा वैल्यू? मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सके। क्या कनेक्शन समझ आ रहा है मेरे बच्चों आपको? बेहतरीन हो गया। एंड देन हमने पढ़ा कि जी फिर हमने इम्प्रूव एस्टेब्लिश रूल्स। क्यों रूल्स बनाने भाई? डेटा अगर है तो वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा डेटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉयज और 1000 के 1000 एम्प्लॉयज ही उस डेटा को, अगर एक हॉस्पिटल ने अपने पेशेंट के बारे में डेटा लिया हुआ है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि हॉस्पिटल में अगर 10,000 डॉक्टर्स हैं और 100 1 लाख स्टाफ है वो सारा का सारा उसका डेटा, जब उनको जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जो उसके रेलिवेंट हमारा जो डॉक्टर है सिर्फ उसी को जरूरत है। उसके अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को फॉर एग्जांपल इनवॉइस जनरेट करनी है तो उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि भाई पेशेंट को क्या क्या बीमारी है। उसको इतना पता होना चाहिए भाई ये टेस्ट हुआ, ये चीज है, इसकी ये इनवॉइस है, दैट्स इट। उसके सारी उसकी मेडिकल हिस्ट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। सही क्या? यहाँ तक बात समझ आती है? बेहतरीन। फिर हमने कहा ठीक है भाई, तो डेटा गवर्नेंस हमें समझ आ गया। सही है कि हमने कहा डेटा गवर्नेंस यार रिस्क मिटिगेशन करना है, रेगुलेटरी कंप्लायंस करना है, इंक्रीज द डेटा वैल्यू करना है, एस्टैब्लिश रूल्स करना है, इंप्रूव कम्युनिकेशन करना है, कॉस्ट रिडक्शन करनी है। सारी की सारी चीजें देखो वही सारी चीजें हैं जो कि चैप्टर 1 के एथिकल कंसिडरेशन में लिखी गई है। लेकिन अगर ये सारी चीजें करनी है, अगर डेटा गवर्नेंस में हमने सारी चीजें करनी तो हम करें कैसे? अगर हमें डेटा गवर्नेंस में सारी चीजें करनी तो जब गवर्नेंस है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के काम नहीं करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता है? एक हाई लेवल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वगैरह बना रहा होगा। सही, स्ट्रेटेजी। तो इसमें इसके 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल स्ट्रेटेजी लेवल। सही, ओवरसेट। ओवरसेट हमेशा कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में बैठेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में कुछ डिसीजंस लेंगे। क्या वो डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंप्लीमेंट करेंगे? नहीं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बहुत ही हाई लेवल एक पॉलिसी बनाए, उस पॉलिसी को जाके नीचे इंप्लीमेंट कर, नीचे उसको एक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्टिकल लेवल की। जी ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये चाह रहा है, क्या चाह रहा है कि जी हमें अपने डेटा ब्रीचेस को ओवर द नेक्स्ट 5 years उसके इंस्टेंस को क्या करने, कम करने, फ्रॉम 100 to 30 lakhs। सही है। फॉर एग्जाम्पल यूरोप में कोई पूरे साल में शायद 10-12 हजार लोग, आयरलैंड में पूरे साल में 1300 लोग कार एक्सीडेंट से, 1300 लोग कितने कितने किसी से मर जाते हैं। तो पार्लियामेंट बैठी, उसके ऊपर बहस हुई, डिस्कशन हुई। 1300 कितना छोटा नंबर। तो ऐसे ही बस वो 1300 लोग, वो 1300, अब पार्लियामेंट बैठी, पार्लियामेंट ने कहा
अब पार्लियामेंट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सही है। आप सोचिए, मैंने कहा जी ये 1300 का नंबर है, उसको अगले साल हमने 1200 पे लेके आना है, उसके अगले साल 1100 पे लेके आना है, उसके अगले साल 1000 पे लेके आना है, उसके अगले साल 900 पर, इवेंचुअली इसको हमने 100-200 पे लेके आना है। तो जी ये हमने इसके लिए एक प्रॉपर करना, तो इसने एक हाई लेवल स्ट्रेटजी बना दी, ठीक है। अब इसको एक्शनेबल करना है, इंप्लीमेंट नहीं करना है। अभी अगला लेवल क्या है? अच्छा यार, अगर हमने उसको करना है तो फिर अगला लेवल कौन सा आ जाता है, जिसमें अब मैं डिजाइन कर रहा हूँ। अच्छा यार, तो एक्सीडेंट होते क्यों है? एक्सीडेंट इसलिए होता है बिकॉज मेजोरिटी, अगर मैं अपने डेटा को देखूं तो डेटा से मुझे पता चलता है कि नॉर्मली वो लोग जो 18 साल से कम होते हैं और वो ड्राइव कर रहे होते हैं, वो नॉर्मली, तो 18 साल से कम तो लाइसेंस तो इनके पास होता नहीं है, जो अभी रिसेंटली भी हुआ, जो एक 16 साल का लड़का था शायद, दो लोगों को मार दी, तो ये नॉर्मल है ना, सही। तो तो उसने कहा जी इसका मतलब है कि वो लाइसेंस के बगैर, उसने कहा देयर इज अ लॉ, देखिए 18 साल से पहले तो आप लाइसेंस नहीं ले सकते, और लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी, लेकिन अगर वो गाड़ी चला रहा है तो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? तो उसने कहा इसका मतलब है हम थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन ज्यादा करेंगे, हम चेक पॉइंट वगैरह लगा देंगे और जगह जगह पे हम पुलिस वाले और कैमरे वाले खड़े हो जाएंगे, ताकि हम एनालाइज करें कि जी अगर कोई 18 साल, 16 साल, 17 साल का होगा, तो आप समझ रहे हैं जी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ यार एक्सीडेंट की रीजन क्या, एक्सीडेंट की रीजन ये है कि जी नॉर्मली लोग जो है वो, नॉर्मली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो फ्राइडे और सैटरडे को ज्यादा, क्यों, वीकेंड होता है, वीकेंड में लोग पीते बहुत है, सही है। तो इसका मतलब है कि जी मुझे जगह जगह पे ये चेक करना होगा कि जी अगर आपका एल्कोहल लेवल इतने पॉइंट से ज्यादा होगा तो आपको पेनल्टी लग जाएगी आपको। तब मैं क्या करने चाह रहा हूँ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया था मैं उसको किसी तरीके से, मैं इंप्लीमेंट अभी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाह रहा है, जो पार्लियामेंट चाह रही है, इसको मैं किस तरीके से एक्शंस में लेकर आऊं। तो क्या एक्शन पॉइंट्स होने चाहिए, तो ये एक्शन पॉइंट्स होने चाहिए, चेक पोस्ट लगी होगी, अल्कोहल का टेस्ट होगा, फला टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा, सारी की सारी चीजें। अब जब मैंने इसको, अब अगला लेवल क्या आएगा, अब जब ऑपरेशन लेवल आएगा तो अब मुझे चेक पोस्ट बनानी पड़ेंगी। अब एक पुलिस वाला वहां पे खड़ा होगा, मुझे अल्कोहल की किट्स उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जाके मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब ग्राउंड्स पर जाके सारी की सारी चीजें क्या होने जा रही है बच्चों, अब ये इंप्लीमेंट होने जा रही है। समझ आ रहा है, स्ट्रेटेजिकल लेवल हो गया, टेक्निकल लेवल हो गया और ऑपरेशनल लेवल हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा कि यार की कंपोनेंट्स अगर आप देखें डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के, तो डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के हमारे पास जो की कंपोनेंट्स है वो है डेटा ओनरशिप एंड स्टूवर्डशिप, सही है। कि डेटा का ऑनर कौन होगा और डेटा का ख्याल रखने वाला कौन होगा, जो कि ये मेक श्योर कर रहा होगा कि डेटा एक्यूरेट है भी कि नहीं, डेटा रिलायबल है भी कि नहीं, डेटा के अंदर कोई फील्ड्स वगैरह तो मिसिंग नहीं है। फिर हमने कहा यार एक और इंपॉर्टेंट चीज है विच इज डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट, कि जब डेटा आ रहा है तो क्या वो मेरे पास अप्रोप्रिएट क्वालिटी का आ भी रहा है, तो एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, टाइमलाइन होना, क्या ये एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, टाइमलाइन, वैलिडिटी, क्या ये समहाउ चैप्टर 1 के, जल्दी से बता दो मेरे बच्चों, क्या ये समहाउ चैप्टर 1 से लिंक हो रहा है? और ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन है, रेलिवेंट होना चाहिए, एक्यूरेट हो, तो भाई ये बोलने से हो जाएगा। हाँ भाई, बोलने से हो जाएगा। ये सर, ये बोलने से नहीं होगा, मुझे कोई गवर्नेंस लेवल पे स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल, एक्शनेबल पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि मेरे पास जो डेटा वाकई में कलेक्ट हो। तो अगर आपके पास सवाल आ जाए कि जी डेटा की इंपॉर्टेंस बड़ी जबरदस्त होती है, सही है, और वो डेटा जो है वो बहुत फायदेमंद होता है आपका, सही है, बहुत सी चीजें करता है, और उसके लिए बड़ा जरूरी है क्या, डेटा आपके पास, आप कैसे इंश्योर करेंगे। अब जिस बच्चे ने रट्टा लगाया होगा वो चैप्टर 1 ढूंढ रहा होगा, बट इसका आंसर कहां से, चैप्टर 2 से, कि जी आपने डेटा गवर्नेंस कर, अब डेटा गवर्नेंस अगर आप चीजें पढ़ेंगे तो वो समहाउ चैप्टर 3 से भी आपको मिलेगा, चैप्टर 4 से भी मिलेगा, चैप्टर 5 से भी मिलेगा, चैप्टर 6 से भी मिलेगा, जो आगे जाके हम मेटा डेटा पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम पढ़ रहे होंगे डेटा में, जो हम वो कहते हैं डेटा इंटेग्रिटी, याद आ रहा है डेटा इंटेग्रिटी की, जी लॉजिकल वैल्यूज होनी चाहिए, सही है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी हमने लॉजिकल वैल्यूज पढ़ा था ना, कि जी हमने ऐसी जैसी एग्जांपल दी थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे और आपके घर में 5 अरब रुपए का गैस का बिल आ जाए, लेकिन के इलेक्ट्रिक को 5 अरब का बिल आता है। सॉरी, के इलेक्ट्रिक को महीने का बिल कितने का आता है, 5-6 अरब रुपए का आता है। मुझे आपको 5-6 अरब रुपए का बिल कभी आया नहीं, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज कोई ना कोई लॉजिकल सेंस चेक वहां पर लोगों ने अप्लाई किया हुआ होगा। अच्छा, जबरदस्त। फिर हमने कहा कि भाई डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये भी कहीं चैप्टर 1 से आ रहा है, मतलब जो चैप्टर 1 में लिखा हुआ है उसी से रिलेटेड हमें क्या करनी है भाई, और टेक्निकली स्पीकिंग जो गवर्नेंस करनी है वो कैसे करनी है, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल। क्लियर है मेरे बच्चों यहाँ पे, अच्छा जबरदस्त। फिर हमने कहा कि यार डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, अच्छा
इसी डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी को देखो तो ये समहाउ आगे जाके डेटा रेस्ट से भी रिलेट कर रहा होगा। ये सब आगे जाके सेंस समझ आ रहा है कि यार फ्लो चीजों की इस तरह। फिर तीसरी से हमने क्या पढ़ी? डेटा एनालिटिक्स। हमने कहा भाई जब डेटा है मेरे पास और जबरदस्त डेटा है तो क्यों ना उसके ऊपर कोई एनालिटिक्स अप्लाई करूं, उससे मैं कोई प्लॉजिबल रिलेशनशिप समझने की कोशिश करूं, उससे कोई चीज मैं एनालाइज करने की कोशिश करूं, इस डेटा से मैं कोई चीज इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं ताकि मैं एक अच्छी डिसीजन मेकिंग ले सकूं। ये वही डेटा एनालिटिक्स है जो कि बैंकों ने अप्लाई करा और अपने एटीएम में सेविंग करी और इंटरेस्ट इनकम अच्छे खासा अर्न करा। ये वही डेटा एनालिटिक्स है, सही है। ये वही डेटा एनालिटिक्स है जो कि फूड पांडा यूज करता है, ये वही डेटा एनालिटिक्स है जो कि करीम यूज कर रहा होता है, सही है। ये सारे के सारे ये वही डेटा एनालिटिक्स है जो कि आपके पास ये दराज वगैरह हो गए, अमेजोन वगैरह हो गए, सारे के सारे क्या यूज कर रहे होते हैं? डेटा एनालिटिक्स हमारे पास यूज कर रहे हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा, तो डेटा एनालिटिक्स में हमने कहा कि भाई डेटा एनालिटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म। तो डेटा है, डेटा पे इंफॉर्मेशन बन चुकी है, बस इंफॉर्मेशन को मैंने, वो इंफॉर्मेशन मुझसे बात करे, वो बात कैसे करेगी उसको मुझे उसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? डेटा। और उसके ऊपर बड़े बड़े एक्सेल के जबरदस्त हमने टैब्स देखे थे बच्चों, याद आ रही है वो सारे एग्जांपल्स? अच्छा, फिर हमने कहा डेटा एनालिटिक्स की क्या स्टेजेस है? बड़ी क्लियर। पहली स्टेज डेटा, भाई डेटा, अच्छा डेटा को कलेक्ट करना है तो क्या ये समहाउ चैप्टर 1 से लिंक्ड हो रहा है? समझ आ रही है? तो आप सोचें कि वो आपको सवाल डेटा एनालिटिक्स से बना रहा होगा और बार बार पेपर में क्या लिख रहा होगा? डेटा एनालिटिक्स। डेटा, और वन ऑफ द की फंडामेंटल स्टेप ऑफ द डेटा एनालिटिक्स इज द डेटा कलेक्शन। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन? बच्चा कहाँ पे आंसर ढूंढ रहा होगा और आंसर होगा? यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो डेटा कलेक्शन जो है उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? डेटा कलेक्शन के वक्त आपने किन चीजों का ख्याल रखना है? डेटा कलेक्शन जब आप कर रहे हैं तो क्या क्या एथिकल, तो वो वर्ड्स कौन सा यूज कर रहा होगा मेरे दोस्त? चैप्टर 3 के, लेकिन आंसर कहाँ से बन रहा होगा? चैप्टर 1 से। क्लियर है? ये और ये अभी छोटी सी स्टोरी। ये आगे तक स्टोरी कैसे बनेगी जब हम सिस्टम भी पढ़ेंगे और जब हम रिस्क भी पढ़ रहे होंगे, तो वही जो उसकी जो एथिकल कंसिडरेशन होगी वो आगे जाके कहाँ कनेक्ट हो रही होगी। फ्लो समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। अच्छा, तो हमने कहा भाई डेटा एनालिटिक्स हमारे पास डेटा कलेक्शन है, डेटा डेटा के, तो पहले से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। जब डेटा कलेक्ट कर लिया तो हमने बार बार पढ़ा था कि डेटा जो है आपके पास एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा जो आपके पास है वो टाइमलीनेस होना चाहिए, डेटा आपके पास रेलिवेंट होना चाहिए, डेटा अप टू डेट होना चाहिए। डेटा में हमने क्वालिटी मैनेजमेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले डेटा गवर्नेंस पढ़ा था कि जो आपके पास डेटा होगा वो डेटा क्वालिटी। तो इसका मतलब है डेटा क्वालिटी कैसे इंश्योर करूंगा? जब मैं क्या अप्लाई करूंगा? डेटा क्लीन। मैं डेटा को थोड़ा साफ कर लूँ, चीजें कर लूँ, कोई फील्ड्स मिसिंग आ रही है उसको पूरा कर लूँ, कोई फील्ड्स डुप्लीकेट आ रही है उसको रिमूव कर दो, मैं डेटा को इंश्योर कर लूँ सही फॉर्मेट में मेरे पास डेटा आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। क्लियर है बच्चों? तो दूसरे स्टेप मेरे पास क्या हो गया? डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन हो गया, तो अगली चीज में क्या कर रहा हूँ? अब मैं डेटा को, वो याद आ रहा है मैं एक हाई लेवल एनालिसिस अप्लाई करता था, आउटलाइनर्स देख रहा होता था कि कोई ऐसा डेटा तो नहीं आ रहा जो कि बिल्कुल कंप्लीटली। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा कलेक्ट करा और जब मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे पता है जो मेरी डेटा जो मैंने जिन लोगों कलेक्ट करा है वो नॉर्मली इनकी वो यंग है, और मैं अचानक से देखता हूँ एक बंदे की एज आ रही है 300 साल। और कैसे पता चला मुझे? और मिलियंस ऑफ डेटा होगा, क्या मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ किसी की एज 300 साल आ रही है? नहीं कर सकता। लेकिन वो याद आ रहा है वो जब मैं ग्राफ बनाते थे और एक डेटा का मीन मीडियन एवरेज निकालता था, फिर वो कहता था ये आउटलाइनर है। सही है, ये वो है जो आउटलायर है, जो कि ये बिल्कुल आपके डेटा के बाकी डेटा से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मैंने फॉन्ट से जाके चेक करा, मैंने कहा इस डेटा में भी थोड़ा बहुत मसला आ रहा है, ये डेटा जो है शायद कोई गलती हो सकती है, तो कोई डेट का फॉर्मेट मसला हो सकता है, मैंने ईयर गलती से गलत लिख दिया होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज कर दी कि जिससे मुझे फॉरन से मैंने वो एक आउटलायर आइडेंटिफाई कर लिया। क्लियर हो बच्चों? तो डेटा आउट एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि एक हाई लेवल वो डेटा की समरी बनाता है, जिसमें मैं ये बैठ के एनालाइज कर लेता हूँ कि यार डेटा कुछ सेंस बन भी रहा है या फिर नहीं बन। जब डेटा को मैंने एक्सप्लोर कर लिया, अगला स्टेप में क्या करता था? डेटा मॉडलिंग करता। तो ये वो असल स्टेप होता था जहाँ पे मैं एल्गोरिथम वर्क वगैरह और मॉडल्स वगैरह टेक्निकली स्पीकिंग बना रहा होता था। जब डेटा मॉडल, अच्छा इसमें याद आ रहा है रिग्रेशन एनालिसिस, हमने इसको भी अप्लाई करा था भाई। मार्केटिंग और सेल्स में, हाँ जी, मार्केटिंग में और सेल्स में कोई ना कोई कोरिलेशन होगा, कोई ना कोई कोरिलेशन होगा। अगर मार्केटिंग बढ़ेगी तो सेल्स भी बढ़ेगी। तो मैं मॉडलिंग अप्लाई कर रहा हूँ कि पिछले सालों में कितनी थी, आगे जाके अगर मैं और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कितना कर लूं तो मेरी सेल्स क्या हो जाए। तो ये सारी की सारी मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैठ के मॉडलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जब डेटा मॉडलिंग भी कर ली तो अब वो डेटा मुझसे क्या कर रहा है? ये वही इनसाइट का वर्ड है जो कि डेटा डेटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन में है कि ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन इनटू। तो इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी भाई? डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, सही, डेटा को कलेक्ट कर लिया, पर डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, डेटा को
ले सकता हूँ एग्जाम्पल याद रखना कि मुझे मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ाने की जरूरत है भी या नहीं। अब मैं ये डिसीजन मेकिंग लेगा, क्या यहाँ तक क्लियर हो? अच्छा, और फिर उसके बाद उस डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज। तो अगर बैंक ने आज से 5 साल पहले डेटा मॉडलिंग करी थी और डेटा मॉडलिंग के बेसिस पे अगर उन्होंने मॉडल बना लिया था कि जी किस एटीएम में कितना कैश होना चाहिए, तो वो 5 साल पुराना डेटा आज यूज नहीं हो सकता। उसको कंटिन्यूस बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो क्लियर? अच्छा, अब इसी डेटा मॉडलिंग में जो हम पढ़ रहे हैं, बिल्ड मॉडल्स एंड एल्गोरिथम, तो इसका मतलब है ये आपके पास डेटा एनालिटिक्स की कुछ मेरे पास स्टेजेस है। तो जी अगर आप एनालिटिक्स अप्लाई कर रहे हैं तो एनालिटिक्स के स्टेजेस है, सही है? तो एनालिटिक्स स्टेजेस आर स्पेसिफिक टू द डेटा मॉडलिंग। जो मैं डेटा मॉडलिंग करूंगा, जिसमें से मैं इंसाइट ले रहा हूँ, तो इंसाइट किस तरीके से ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ? पहले इंसाइट डिस्क्रिप्टिव, व्हाट हैपेंड, भाई क्या हुआ, सारा पुराना डेटा याद आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक, भाई ऐसा क्यों हुआ, भाई क्यों मेरी क्वेटा की सेल्स कम हो रही है? क्वेटा की सेल्स इसलिए कम हो रही है बिकॉज मैंने मार्केटिंग खर्चा ही नहीं करा, मैंने ज्यादा खर्चा कराची में किया, ज्यादा खर्चा लाहौर में किया, सही है? व्हाई डिड हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैंने कहा अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा, भाई आगे मेरी प्रोजेक्ट्री इस तरीके से होगी। और आखिरी चीज, मुझे क्या करना है? अच्छा, अगर मेरा डिसीजन ये है कि मुझे मार्केटिंग एक्सपेंस करना है, तो भाई कितने से करना है और कब करना है, मुझे कितने से करना है और कब करना है, तो ये मुझे कौन बताएगा, प्रिस्क्रिप्टर। और प्रिस्क्रिप्टर के मुझे अगर डेटा बता रहे हैं कि जी मुझे इतने से मार्केटिंग एक्सपेंस खर्चा करना है, तो क्या मैं वो जो मुझे सिस्टम बता रहा है, जो एल्गोरिथम बता रहा है, क्या मैं वो अप्लाई करके छोड़ दूं? मुझे क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि ठीक है यार 10 लाख का बजट मुझे करना है, लाख रुपए का बजट करा, कुछ फर्क पड़ा, ये सेल्स मेरी इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही? क्लियर है मेरे बच्चों यहाँ पे? अच्छा, फिर इसके बाद हमने कहा क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। भाई फायदा क्या है, ये वही फायदे हैं जो कहाँ लिखे थे, जो चैप्टर 1 में पढ़े थे। जो डेटा के मेरे पास फायदे थे वही फायदे जो कहाँ पढ़े थे बच्चों, जो चैप्टर 1 में पढ़े थे। अच्छा, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये वही चैलेंजेस हैं जो चैप्टर 1 में पढ़े थे। देखे पढ़े इसको, क्या लिखा हुआ है पहली चीज, डेटा क्वालिटी। और चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर आपको डेटा से फायदा उठाना है तो किस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, डेटा की क्वालिटी का। क्या थी डेटा क्वालिटी में, रेलिवेंस, टाइमलीनेस, एक्यूरेसी। और फिर उसको मजीद हमने कहा जाके पढ़ा, डेटा गवर्नेंस से पढ़ा। तो अगर आप गौर से देखें तो डेटा क्वालिटी है, स्किल्स गैप है, एथिकल्स एंड प्राइवेसी कंसर्न। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, अशरफुल मखलूकात, तो चीजें थोड़ी सी है लेकिन आपस में क्लियर हो बच्चों? तो अगर एक शोर पैदा हो जाएगा तो आगे की चीजें सिर्फ डेटा सिस्टम एनालिस्ट नहीं, इंशाल्लाह सारे के सारे कोर्सेस आगे पूरी सी की जर्नी बड़ी अच्छी। और बस हमेशा याद रखें कि दुनिया की जितनी बड़ी किताब लिखी हुई, किसी ना किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल, किसी ना किसी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे बनी, अदरवाइज बन ही नहीं सकती किताब। कुछ सोचा होगा तभी तो कुछ लिखा होगा ना, बगैर सोचे तो मैं कुछ, अकाउंटिंग का कोर्स कितना बड़ा है, एग्री करते हो? लेकिन अगर अकाउंटिंग का कोर्स के देखो, अकाउंटिंग का पूरा कोर्स, इतनी मोटी मोटी आईएफआरएस की किताब है, हम एग्जाम में लेके जाते थे, 3 3 वॉल्यूम, 4 4, पूरा अकाउंटिंग का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 5 लाइनों पे मुश्तमिल है। आपको पता ही है बात? पूरा अकाउंटिंग का कोर्स कितने लाइन में पहुंचा, सिर्फ 5 लाइन। अगर वो 5 लाइनें समझ में आ गई, आपको 5,000 पेजेस समझ में आ जाए। पहली लाइन एसेट, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन इनकम, चौथी लाइन, पांचवी लाइन लिक्विड। अगर एसेट है और अगर आपको एसेट की डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या है एसेट की डेफिनेशन, भाई फ्यूचर में प्रोबेबल हो और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट, तो ये एसेट की डेफिनेशन है। क्या इन्वेंट्री मेरा एसेट है? हाईएस्ट वन। क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मेरा एसेट है? 60। अच्छा, इन्वेंट्री का अगर आप अकाउंटिंग देखेंगे तो क्या मैं इन्वेंट्री में इंपेयरमेंट करता हूँ? नहीं करता, नहीं करते यार। एनआरवी क्या होती है? बिकॉज आपकी एसेट की डेफिनेशन है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। तो अगर 100 रुपए का एसेट है और आपको लगता है आपको 80 रुपए मिलेंगे, तो आप कैसे उसको 100 रुपए रिकग्नाइज कर सकते हैं? तो आपको कितने पे रिकग्नाइज करना पड़ेगा, 80। और जब 80 पे आप रिकग्नाइज करोगे तो इसका मतलब है जो 20 रुपए है वो क्या है। तो आप दुनिया का आप कोई भी एसेट देख लो, वो अल्टीमेटली किससे लिंक्ड होगा, वो किससे लिंक्ड होगा, डेफिनेशन से। समझ आ रही है आपको मेरी बात? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब मुझे बताओ क्यों डेप्रिशिएट करते हो?
क्योंकि यूज होता है भाई, यूज नहीं होता, क्यों डेप्रिशिएट करते हो? कि अगर ये लैपटॉप है, मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा है, मैंने 1 साल इसको यूज कर लिया है, तो इसको मैं अगर बेचने जाऊंगा तो कितने का बिकेगा? ये 1 लाख का नहीं बिकेगा, ये कितने का बिकेगा? ये 80,000 का बिकेगा, सही। उसके अगले साल 60,000 का बिकेगा, उसके अगले साल 40,000 का बिकेगा। इसका मतलब है मुझे इसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। डेप्रिशिएट कर दिया मैंने, और उसके बाद मुझे लगता है और कम में बिकेगा ये, तो मुझे क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? इम्पेयरमेंट। और फिर जो इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी तो करेगा एक और स्टैंडर्ड बनाना, इसका नाम क्या है? IS 36। अगर आप गौर से कभी देखें अकाउंटिंग को, गौर से देखना है आप, अगर आप गौर से देखें तो पूरी की पूरी अकाउंटिंग 5 लाइनों पे मुश्तमिल है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हमेशा मेरे बच्चों इस चीज को याद, सही, हमेशा इस चीज को याद रखना कि तुम्हारी पूरी अकाउंटिंग जो है ना, वो हमेशा अगर इन्वेंट, अब तुम कोई भी, अब आप इमेजिन करें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम जो क्वालिफाई हासिल कर रहे हैं उसमें वर्ड की अकाउंटिंग का आ रहा है, और कोई मुझसे पूछे कि मैं इस इन्वेंट्री को क्यों इम्पेयरमेंट करता हूँ, बिकॉज एनआरवी, बिकॉज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बिकॉज रिकवेबल अमाउंट, बिकॉज ओवर एस्टिमेट, बिकॉज शेयर होल्डर, बिकॉज प्रूडेंस, असल चीज क्या है? ऐसे की तरह। अब मुझे बताएं, एक कस्टमर है जो जिसका जिसका 100 रुपए का रिसीवल है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे 80 रुपए दे, तो मुझे क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? मुझे क्यों रिकॉर्ड करना पड़ेगा? ऐसे की डेफिनेशन ये है नीचे, क्या तेरे पास समझा? मुझे क्लियर हो? अच्छा, एक एक और चीज से, अगर मैंने सेल्स इस साल करी है तो रिसीवल भी इस साल आएगा, और जब रिसीवल भी इस साल आता है और मुझे इस साल जाके पता चलता है कि शायद कस्टमर मुझे पैसा, अच्छा आप लोगों ने वो पढ़ा है हाईएस्ट टेन एडजस्टिंग नॉट्स? अच्छा वो नहीं पढ़ा, वो अब आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ा, सही। तो चूंकि सेल्स आपने इस साल रिकॉर्ड कर ली है, और इस साल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कस्टमर आपको पैसा नहीं दे रहा, तो बैड एक्सपेंस भी किस साल रिकॉर्ड होना चाहिए? इसी साल। वरना कितना अजीब हो जाएगा, सेल्स आप इस साल रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सपेंस तो इस साल के शेयर होल्डर को फायदा हो गया, बेचारा अगले साल के शेयर होल्डर को कोई सेल्स की अमाउंट भी नहीं मिली, और उसका जो एक्सपेंस था वो उसको, ये मैचिंग कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड द मैचिंग कॉस्ट। भाई अगर इनकम दिखाई है तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्सपेंस भी, आज पूरे साल में सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड करूंगा, अगले पूरे साल में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, सही है? अच्छा, तो अगर आप डेटा सिस्टम और डिस्क, जो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं टाइम ले रहा हूँ, और जो मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, वो आपको सिर्फ डेटा सिस्टम और डिस्क तक फायदा नहीं देगा, वो आपको पूरी, तो अगर आपको वो 5-6 लाइनें समझ आ गई ना, फिर आप अपनी किताब लिख सकते हैं डेटा सिस्टम, फिर आप किसी भी चीज को भी किताब लिख सकते हैं, समझ आ रही है आपको? तो आपने, हाँ, सीए बनना है आपने यार, सही है। तो कोशिश करिएगा यार कि थोड़ा सा है ना, वो 5-6 लाइन अगर समझ आ गई ना, तो वो बच्चों क्लियर हो, जबरदस्त। फिर हम आगे चलते हैं भाई थोड़ा सा, किधर चले? अच्छा अब सुनिएगा, हमने डेटा एनालिटिक्स अप्लाई कर लिया, हमने डेटा एनालिटिक्स अप्लाई कर लिया, हमने रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह सब अप्लाई कर लिया। फिर हमने कहा कि भाई दुनिया तो चेंज हो रही है, पहले जो होता है ट्रांजैक्शन होती है तो मेरे पास डेटा आ रहा होता है, सही है। कन्वेंशनली आप बैंक, कन्वेंशनली क्या होता था, आप बैंक में जाते थे, बैंक वाले को एक कागज के पर्चे पे कुछ लिखते थे, वो कागज का पर्चा वेरीफाई करता था, फिर उसके बाद जाके वो लेजर में एंट्री करता था, आपके अमाउंट्स, आपके लेजर से 1 लाख रुपए माइनस करता था, किसी और के लेजर में 1 लाख रुपए ऐड करता था। आज से 50-60 साल पहले ऐसे होता था। फिर ऑनलाइन वगैरह वो चीजें भी, जब ऑनलाइन हो तो सिस्टम्स वगैरह है। अब जो है वो क्या हो चुका है, डेटा की एक नई फॉर्म आ चुकी है, जो ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स आई है, विच इज कॉल्ड बिग डेटा। ये वो डेटा है कि आप, अगर मैं फेसबुक को स्क्रॉल कर भी रहा हूं, और मैं कौन सी वीडियो पे 2 सेकंड रुका हूं, कौन सी वीडियो पे 3 सेकंड रुका हूं, और कौन सी वीडियो पे मैं नहीं रुका हूं, और कौन सी वीडियोस में नॉर्मली देख रहा हूं, और किस टाइम पे देख रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, ये सारा का सारा ये भी एक डेटा है। और ये जो डेटा है, इसकी इसकी खास बात क्या है प्यारे बच्चों? ये जो डेटा है, इसकी खास बात क्या है? इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसका इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, सही है। ये कंटिन्यूस, और ये बड़ी कंटिन्यू, मतलब बहुत हाई स्पीड से आपके पास एक हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है, एक हाई वेलोसिटी। अगर आप फेसबुक आधा घंटा यूज कर रहे हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपने कितना मिलियंस ऑफ डेटा
जनरेट कर लिया, फेसबुक ने कितना डेटा जनरेट कर लिया आपके बीच। क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद वैरायटी। वैरायटी का मतलब आप वीडियो भी देख रहे हैं, आप इमेजेस भी देख रहे हैं, आप कमेंट भी कर रहे हैं, सही है, आप टैग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास डेटा है वो डिफरेंट फॉर्मेट पे है, डिफरेंट फॉर्मेट, वो कोई स्ट्रक्चर डेटा नहीं है। सही है, वो कोई स्ट्रक्चर डेटा नहीं है, वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। क्या क्लियर है यहाँ पे? तो डेटा जो है उसकी। अच्छा, फिर उसके बाद वेरासिटी। क्या मतलब इसका? कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि क्या वो डेटा आपका एक्यूरेट है भी। और अक्सर आपने देखा है वो आपसे पूछता है, रोबोट तो नहीं हो, वो आपसे पूछता है और फिर आप आईने में देखते हैं कि यार नहीं ऐसा नहीं है। तो वो अक्सर आपसे क्या पूछ रहा होता है, कहीं आप कहीं आप रोबोट तो नहीं हो, क्यों पूछता है आपसे? देयर इज अ पॉसिबल। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज है, हम बदलाव है ना, यूरोप में है ना, जो टेस्ट होता है ना उसका गाड़ी का, तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, लाइसेंस के लिए टेस्ट देना होता है, टेस्ट बुक करवाना पड़ता है, टेस्ट देने के लिए बुकिंग करवानी पड़ती है वहाँ पे, सही है। और वो बुकिंग ये करवानी पड़ती है कि जी आपको, तो वो बुकिंग में नंबर जो है ना वो 5-5 6-6 महीने लग जाते हैं, नहीं आते 6 महीने। तो हमारे वालों ने क्या करा, तो वो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपने बार बार लॉग इन करना है, कि जैसे ही कोई स्लॉट दिखे तो आप क्या कर लो। तो कुछ हमारे पाकिस्तानी वगैरह थे, उन्होंने कोई बॉट वगैरह बनाया, सही है, और वो बॉट है ना वो 24 घंटे वेबसाइट को देख रहा होता, सही है। और जैसे ही, अच्छा वो बॉट कितने का अब बेचता है, वो $10, €10 का, $10 का बेचता है। और वो कहता है कि जी मैंने अब लॉग इन कर लिया, और जैसे ही लॉग इन करूंगा तो अगर कोई भी स्लॉट अवेलेबल होगा वो ठक करके मुझे क्या करेगा, नोटिफिकेशन भेजेगा, वो नोटिफिकेशन भेजेगा, मैं फौरन से उसको लॉग इन करूंगा, लॉग इन करके मैं चाहूँ तो बुक करवा सकता हूँ। लेकिन वो, तो उसने क्या करा, उसने 24 घंटे बॉट क्या कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है, और जैसे कोई स्लॉट आता है, तो इसका मतलब है कि जी बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जहां पे आपने ऐसे मिलियंस ऑफ बॉट बना दिए और वो बैठ के आपकी किसी भी पोस्ट के ऊपर कमेंट भी कर रहे हो, किसी भी पोस्ट के ऊपर लाइक भी कर रहे हो, सही है, किसी भी पोस्ट के ऊपर जो है वो चीजें कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जहां पे जो डेटा आपके पास जनरेट हो रहा है, ये क्या मसला है इसका, वेरासिटी का, कि ये शायद क्वालिटी इसकी अप टू डेट ना हो, या फिर ये एक्यूरेट ना हो, या फिर ये आपके लिए रेलिवेंट ना हो, सही है। तो यहाँ पे मसला किस चीज का आ जाता है, एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस का आ जाता है, सही है। फिर उसके बाद अगली चीज हमारे पास क्या है, वैल्यू। अच्छा, आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि जी इससे आप कोई ना कोई इंसाइट डिटरमाइन कर सकते हो। अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो, नेटफ्लिक्स के पास 1 मिलियन है डेटाबेस में, लेकिन वो आपको 100 150 200 ही दिखा रहा होता है जो आपकी इंटरेस्ट में होती है। अच्छा, फिर उसके बाद भाई जब बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक की है समझ आती है, मैं जो काम भी कर रहा हूँ, मैं नेटफ्लिक्स यूज कर रहा हूँ, मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ, मैं इंस्टा यूज कर रहा हूँ, क्यों लोग स्पॉटिफाई पे चले गए, जो एक साउंड एप्लीकेशन है मेरे ख्याल से, क्यों चले गए? बिकॉज आप 2-3 गाने सर्च करो, पसंद करो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अगला गाना वो कर रहा होगा, क्यों? बिकॉज वो समझ गया कि जी आपको किस तरह के गाने पसंद है, सही। अच्छा, तो सोर्सेज ऑफ बिग डेटा हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं भाई? सोशल मीडिया हो सकता है, आईओटी डिवाइसेस हो सकती है, ट्रांजैक्शनल डेटा हो सकता है, और मशीन जनरेटेड डेटा। ट्रांजैक्शन डेटा मतलब बैंक के साथ भी अगर मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, या बैंक में एटीएम वगैरह हो रही है, ये भी ट्रांजैक्शन डेटा है, सही है। अगर मेरे पास सोशल मीडिया जो है, फेसबुक वगैरह हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये भी मेरे पास सारे के सारे क्या है, मेरे पास ये सारे के सारा सोर्स ऑफ बिग डेटा है। अच्छा, अब इस बिग डेटा को कलेक्ट कैसे करें भाई? जब डेटा पड़ा हुआ ही वेबसाइट पे है, तो फिर स्क्रैपिंग करना, तो आपको डेटा मिल जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? दूसरी चीज, डेटा फ्रॉम बहुत सी ऐसी मशीन्स वगैरह होती हैं, जो होता क्या है, दुबई ने एक एआई फायर मैकेनिज्म बनाया, एआई फायर मैकेनिज्म। उन्होंने कहा कि यार पिछले 20 साल का डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, कि कहाँ कहाँ पे आग लगी है, और किस टाइम पे लगी है, और क्यों लगी है, और उस वक्त दुबई में टेम्परेचर क्या था, ह्यूमिडिटी क्या थी, सारा डेटा उनके पास। और उस डेटा के बेसिस पे उन्होंने प्रिडिक्ट किया फ्यूचर को, कि अब कहाँ कहाँ पे, और उसके बेसिस वो आग लगने से 2 से 3 दिन पहले वहां पहुंच जाते हैं, चेक करते हैं, या फिर ये एनालाइज करते हैं कि जी प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पे इंस्टॉल्ड है।
पिछले 2 से 3 महीने पुरानी केस स्टडी है कि किस तरीके से एआई को यूज करके अब मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सपेक्टेड है कि आग लग सकती है। अगर ह्यूमिडिटी लेवल इतना हो गया या फिर चीजें इतनी हो गई तो इस बेसिस पर एनालाइज कर एक बड़ी सी वो उनके पास स्क्रीन होती है, डैशबोर्ड टाइप होता है, और वहां पे वो रेड रेड पॉइंट कर रहा होता है कि जी यहाँ पे हाई रिस्क एरिया है बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर अगर यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है या इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यहाँ पे ज्यादा हो रही है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जी हो सकता है। क्लियर आप सारे? अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा जी इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है भाई? रिटेल सर्विस में हो सकती है, फाइनेंशियल सर्विस में हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकती है। तो आई मीन इट कुड बी एनी इंडस्ट्री जो कि बिग डेटा को, ये वो इंडस्ट्रीज नहीं है जो कि बिग डेटा से जनरेट कर रही है, ये वो इंडस्ट्री है जो कि बिग डेटा को यूज कर सकते हैं। तो यूज कैसे करेंगे? जब कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट कैसे करेंगी? फेसबुक मैंने नहीं बनाया, लेकिन फेसबुक के डेटा को मैं वेब स्क्रैपिंग कर सकता हूँ। सही है, मैं डेटा फ्रॉम सेंसर्स में, लॉग फाइल्स में, सर्विस, इन सारे मेथड से डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या होंगे? जो बिग डेटा है वो हाई वॉल्यूम है, वो उसकी वैरायटी, वैरायटी मतलब स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है। तो इसका मतलब है कि जी मेरे पास क्या चैलेंजेस आ जाएंगे? इसको स्टोर करना। जब इतना हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा है तो वॉल्यूम से एक चीज और कनेक्ट होती है, क्या? स्टोरेज। इसको स्टोर करना करो। और जब वो डेटा वैरायटी है, वॉल्यूम के बाद अगला बैठा कौन सा था? तो डेटा वैरायटी फॉर्म में, तो उसको प्रोसेस कैसे करूँ? स्ट्रक्चर डेटा अलग तरीके से प्रोसेस होता है, सेमी अलग तरीके से प्रोसेस होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा अलग तरीके। तो इसको मैं प्रोसेस कैसे करूँ? तो यही मेरे पास क्या बन गया प्यारे बच्चों? अगला चैलेंज मेरे पास बन गया, विच इज स्टोरेज एंड प्रोसेस। उसके बाद पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो थोड़ा बहुत 200 400 500 बच्चों का डेटा है उसके ऊपर इतनी एथिकल कंसिडरेशन हो सकती है। यहाँ तो बिग डेटा है और मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डेटा का है। अगर मैं फेसबुक के पर्सपेक्टिव से बात करूं, उसके पास सबसे बड़ा उसका रिस्क क्या है? उसका रिस्क ये नहीं है कि कॉम्पिटिटर कोई आ जाएगा, उसका सबसे बड़ा रिस्क क्या है? कि मेरा डेटा कहीं लीक ना हो जाए, मेरा डेटा जो है वो कोई अनएथिकल यूज ना हो जाए। तो इसका मतलब अगला मसला किस चीज का आ गया? डेटा प्राइवेसी एंड। और अगर मुझे इसके ऊपर हाई लेवल काम करना पड़ेगा तो कैसे करूं? हाई लेवल अगर मुझे डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे काम करना पड़ेगा तो डेटा गवर्नेंस। और अगर ये फेल हो गया तो समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? बेहतरीन। और फिर अगली चीज हमारे पास है डेटा। फिर जब डेटा है इतना वैरायटी और वेरासिटी का है तो फिर उसको डेटा को सारा का सारा आपस में integrate with this with this। और फिर हमने कहा कि जी हमारे पास कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स है, विच इज एआई एंड मशीन लर्निंग। जब इतना ज्यादा डेटा है तो मुझे किसी ना किसी तरीके से पहले डेटा को लर्न करना पड़ेगा, ताकि उसके बेसिस पे। तो दुबई ने क्या करा? दुबई ने सारे पास डेटा को लर्न किया कि जी क्या टेम्परेचर होता था, क्यों आग लगी, किस वजह से लगी, किस टाइम पे लगी, पीक टाइम पे लगी, ऑफ टाइम पे लगी, इन सारी चीजों को एनालाइज करा और उसके बेसिस में मशीन को ट्रेन करवाया। और मशीन को ट्रेन करवाने के बाद कहा कि जी अब आगे जाके जैसे जैसे मैं डेली बेसिस पे टेम्परेचर डालता रहूंगा तो तुम मुझे बताओगे कि जी यहाँ पे आग लगने के चांसेस ज्यादा है या फिर नहीं। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद एज कंप्यूटिंग। भाई जब इतना ज्यादा डेटा है और मिलियंस और बिलियंस ऑफ डेटा है तो भाई इसका मतलब है कि वो डेटा तो ट्रांसफर होने में ही मुक जाएगा। सही है, और मुझे डिसीजन फौरन लेना है। मुझे डिसीजन, ईद आने वाली है तो भाई ईद की सेल मुझे आजकल में दिखानी है। मैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद नहीं दिखा था कि वो बिलियंस ऑफ डेटा जो है वो बस ट्रांसफर ही हो रहा है एक जगह से। तो इसका मतलब एक और टेक्नोलॉजी आ गई, विच इज जहां डेटा इनिशिएट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वहीं पे स्टोर कर ले ताकि डेटा फास्ट। जिसकी हमने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल ली थी, टेस्ला। तो भाई टेस्ला जो है वो भी अगर आप देखें तो गाड़ी चला रहा है, उसके कैमरा लगे हुए, सेंसर लगे हुए, तो डेटा कलेक्ट कर रहा है। और वो डेटा कलेक्ट लग वो कोई दूर दराज में डेटा भेज रहा है और वो उसको आगे बता रहा है भाई ब्रेक लगाओ, फिर 2 मिनट बाद वो ब्रेक लगा रहा है, तब तक कहानी। तो इसका मतलब है कि वो जो डेटा स्टोर होना चाहिए वो एक एज कंप्यूटिंग में, ताकि वो रियल टाइम में डिसीजन मेकिंग कर सके। फिर हमने कहा कि जी हमारे पास एक और चीज थी, डेटा डेमोक्रेटाइजेशन, रियल टाइम एनालिटिक्स और एथिकल डेटा टूल्स। तो ये कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थी। ऑब्वियसली इसकी एप्लीकेशन हमने केस स्टडीज वगैरह पढ़ ली थी ताकि इनके, लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा भी तो वो नॉर्मली 2 4 नंबर की। और ये वही आपके पास इमर्जिंग टेनेंट्स आ रहे हैं जो कि आपको बार बार हर चैप्टर में आगे जाके अब दिखता है। आपको हर चैप्टर में आगे जाके क्या दिखता रहेगा? एआई इन मशीन लर्निंग, आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दिखेगा, आपको एज कंप्यूटिंग दिखेगा, आपको ब्लॉकचेन दिख रहा होगा, आपको फिनटेक दिख रहा होगा। जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हर जाके चैप्टर में आपको एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है। चैप्टर 4 पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था भाई? अब समझे डेटा क्या है ये पढ़ लिया,
डेटा के ऊपर गवर्नेंस करनी है, ये पढ़ लिया। डेटा एनालिटिक्स पढ़ लिया, फिर बिग डेटा पढ़ लिया। और भाई ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही होंगी, कहीं ना कहीं स्टोर हो रही होगी, वहां से डेटा को प्रोसेस किया जा रहा होगा, उसके ऊपर कोई क्यूरी अप्लाई करी होगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा तभी तो डेटा एनालिटिक्स अप्लाई कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं डेटा स्टोर हो रहा होगा। तो फिर एक और वर्ड आ गया, इसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मेरी बात सुनिएगा, दिस इज नॉट एनी स्पेसिफिक हार्डवेयर। डेटाबेस अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा चलो एक हार्डवेयर हो सकता है, बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज अबाउट द सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, वो किस चीज की बात करता है? वो सॉफ्ट लाइक मोबाइल है आपके पास, एक हार्डवेयर है, सही है, लेकिन उसके अंदर जो एंड्रॉइड वगैरह लगा हुआ है, विच इज इसके बेसिस पे आप कोई भी तस्वीर खींच सकते हो, आप जो है डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, आप डेटा को सर्च कर सकते हो, आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है? कैमरा वगैरह जो लगे हुए, माइक्रोफोन लगे, दिस इज ऑल दी हार्डवेयर, लेकिन देयर मस्ट बी सम सॉफ्टवेयर जिसके बेसिस पे आप उस चीज को, तो हम डेटा बेस नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? अब वो सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं जो कि उस डेटाबेस के ऊपर काम करता है, जिसके बेसिस पे मैं सारे के सारे डेटा को रिट्रीव कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, क्वेरी अप्लाई कर सकता हूँ। तो हमने पढ़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास सबसे पहली चीज थी, दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स, मैनेजेस एंड प्रोवाइड एक्सेस टू। डेटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है? सिस्टम, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो डेटाबेस है, आपको उसको पढ़ना है हमने आगे जाके, बट ये किस चीज की बात कर रहा है? ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, सही है। एक्ट्स लाइक अ, तो भाई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो? एंड्रॉइड यूज करते हो या आईफोन यूज करते हो, विंडोज यूज करते हो, या फिर वो एक और था कौन सा, लिनक्स, सही है, वो यूज करते हो, सही है। तो आप अच्छा, उसके बाद इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी एंड एलिमिनेट्स द फाइल बेस्ड सिस्टम। अच्छा, उसके बाद हमने कहा भाई की कंपोनेंट्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर क्या है? तो हमने कहा था इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जो कि जेन्युइन एग्जांपल है, विच इज द लाइब्रेरियन। एक लाइब्रेरियन कैसा काम कर रहा होता है? फॉरगेट अबाउट द लाइब्रेरी, जो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन एक लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर कोई लाइब्रेरियन नहीं होगा, अगर कोई मैनेजर नहीं होगा, अगर कुछ, आप लोगों ने कितने लोगों ने ये बैतुल मुकर्रम के पीछे जो पीसीचेस कम्युनिटी, बैतुल मुकर्रम के पीछे जो कम्युनिटी है लाइब्रेरी, वो यूज करी है? मैंने वो सी एम आर वही पढ़ा है मैंने, सही है। तो और वो एक कार्ड वगैरह आपको बना के दे रहा होता है, वो कार्ड के थ्रू फिर आप क्या कहते हैं उसको, उसको अंदर आप जा सकते हो। आई क्या कुछ लाइब्रेरी कोई और यूज कर सकता है? नहीं, तो आपका कार्ड सिस्टम होगा, सही है। तो अगर आप पूरी चीजों को देखें तो किताबें जो है वो डेटा है, किताबें जो है डेटा है, और वो किताबें सारी की सारी आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब अगर कल को मैंने कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट करनी है, कल को कोई किताब रिट्रीव करनी है, तो ये जो बंदा मैंने रखा हुआ है, ये हार्डवेयर नहीं है, ये ये सॉफ्टवेयर। और ये किस तरह से प्रोटेक्ट करता है? आप एज ए लाइब्रेरी जब आप जाते हो तो आप जाते हो, सबसे पहले चेक करता है कार्ड सिक्योरिटी, फिर आप एक रिक्वेस्ट करते हो। क्या रिक्वेस्ट करते हो? कि मुझे लाइब्रेरी में क्या रिक्वेस्ट करेगा? सीडी मांगेगा? क्या रिक्वेस्ट करेगा? भाई मुझे मुझे किताब। अच्छा, जब आप कहोगे मुझे किताब दे दो, तो वो चेक करेगा कि इसकी क्वेरी सेंस कर भी रही है। मुझे 400 पेज, इस किताब में से 400 पेज दे दो, आपकी क्वेरी को प्रोसेस करेगा? करेगा आपकी? अच्छा, अच्छा। अगर आपने क्वेरी जनरेट कर दी, तो फिर एक बंदा उठेगा, वो किताब आपके पास, आपके पास लेके आता है किताब आपको। सेम इसी तरीके से, इसी मेथोडोलॉजी से, इसी माइंडसेट से किस चीज के ऊपर काम हो रहा है? डेटाबेस। सेम चीज इस तरीके अप्लाई की जो हमारे पास अभी, वो आपको पता है, एआई और जनरेटिव एआई इज द 100% रेप्लिकेशन ऑफ योर माइंड। आपके दिमाग में आप सोचे कितना ट्रिलियंस ऑफ डेटा पड़ा, लेकिन जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ तो आपका दिमाग सारे ट्रिलियंस ऑफ डेटा को स्कैन नहीं करता। अगर वो सारे ट्रिलियंस ऑफ डेटा को स्कैन करने लगे, तो आप तो मुझे 10 दिन बाद जवाब दें। सिंपल सी बात है, अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग किस तरीके से बनाया है, तो अंदर वो जो नसें होती है ना, न्यूरॉन्स वगैरह होती है, तो वो डेटा इस तरीके से, वो सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इस तरीके से स्टोर की होती है कि वो स्पेसिफिकली जाके चेक करता है कि इससे रिलेटेड कोई रेलिवेंट वर्ड मैंने सुना हुआ है, कोई रेलिवेंट चीज, और जाके वो एग्जैक्टली उसी इंफॉर्मेशन को आपको प्रोसेस करके देते हैं, और फिर आप मुझसे बोलते हैं। हम कहते हैं ना भाई सुन चल रहा है, सुन का मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि वो फिर आप अपने दिमाग को रिकॉल करेंगे। तो आपका जो पूरा दिमाग है वो इस न्यूरो साइंस के बेसिस पर काम कर रहा है। जो एआई और जनरेटिव एआई है, ये भी इसी, तभी तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, हम शक्ल मखलूकत क्यों है? बिकॉज अल्लाह ने हमें दिमाग दिया, हम सोच सकते हैं। तो उसने फिर एक ऐसी चीज बना ली रेप्लिकेट, जो कि सोच सके।
सही है। तो इसका मतलब है, तो हमारे पास एक सिक्योरिटी मैनेजर होगा, ये समझ आती है। अच्छा, उसके बाद किताबें जो पढ़ी हैं उस किताबों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी छेती छेती स्टोरेज मैनेजर है, सही है। अच्छा, किताबें इतनी सारी हैं और वही न्यूरो साइंस अप्लाई करें और वही दिमाग अप्लाई करें। हिस्ट्री का एक अलग चैप्टर बना हुआ होगा, अकाउंटिंग का एक अलग चैप्टर बना हुआ होगा, उसका अलग शेल्फ बना हुआ होगा। तो उसने क्या करा हुआ है, टेक्निकली स्पीकिंग एक डेटा डिक्शनरी करेगी, इसको मैं मेटा डेटा से लिंक कर सकता हूँ। डेटा के बारे में अगर कोई कर रहा हो तो ये आगे जाके इससे भी लिंक होगा हमारे पास। फिर जाके एक बंदा आता है जो कि आपसे क्यूरी करता है, जी मुझे किताब चाहिए, वो चेक करते हैं क्यूरी ठीक है या नहीं, और फिर वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। और ये सारी की सारी चीजें जो ऑपरेट हो रही होती है, विच इज कॉल्ड डेटाबेस इंजन। तो ये डेटाबेस, लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेटाबेस इंजन। जिसमें बंदा भी है, जिसमें हार्डवेयर भी है, जिसमें किताबें भी है, जिसमें क्यूरी भी है, जिसमें ट्रांजैक्शन भी है। तो डेटाबेस भी इसी तरीके से होती है। अगर फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है, और अगर मुझे कोई डेटा जनरेट करना होगा तो कुछ स्पेसिफिक, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कहीं मैं अनऑथराइज तो नहीं हूँ। क्या मतलब अनऑथराइज? अरे नहीं, थोड़ा सा लाइब्रेरी से निकल के प्रैक्टिकल, अगर मैं एक सिस्टम में लॉग इन हूँ और मैं कहता हूँ मुझे सारे कस्टमर्स का डेटा चाहिए, तो वो चेक करेगा कि जिस बंदे के पास एक्सेस है भी नहीं। क्या चीज चेक कर रहा है, सिक्योरिटी ना चेक। सही। फिर मैं क्यूरी डालता हूँ कि भाई मेरे पास एक्सेस है। अच्छा, फिर मैं क्यूरी डालता हूँ कि मुझे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कस्टमर्स की सेल्स चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वो क्यूरी सही होगी तो इसका मतलब है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगी और वो मुझे डेटा मुझे मिल जाएगा जिस फॉर्मेट में। आप चलो फॉर्म में जाएंगे तो आप उसको बोलेंगे, आप जब फॉर्म में जाएंगे तो चलो 2026 चलना, सही है। और 2026 में आप कहेंगे बैंक कंपनी को ऑडिट करते हुए कि मुझे 31 दिसंबर, 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक जितनी भी सेल्स हुई है उसका डेटा देता है। तो वो आपके सामने लैपटॉप खोलेगा, लॉग इन करेगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा और सिस्टम में एक क्वेरी जनरेट करेगा। क्वेरी जनरेट करने के बाद आपको सारा का सारा डेटा प्रोवाइड करेगा। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन मैनेजर वाली चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो कहता है कि जी ट्रांजैक्शन जो होती है वो कौन सी चीज पूरी करनी चाहिए, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि जी अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो या तो वो ट्रांजैक्शन होगी या नहीं, आधी पौनी नहीं हो सकती। या तो ट्रांजैक्शन होगी या नहीं होगी, आधी पौनी नहीं हो सकती, सही है। किताब अगर वहां से निकली है तो आपके पास आएगी। अगर आपके पास नहीं आ रही कोई मसला तो वो किताब वापस से शेल्फ पे चली जाएगी, बीच में नहीं रह सकती। आप सोचे कि लाइब्रेरी में किताब एक हवा में पड़ी हो सकती, तो डेटा भी इस तरीके से हवा में नहीं हो सकता, या तो आपके पास आएगी या आपके पास से। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है बैंक में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपने लाख रुपए की ट्रांजेक्शन करी कि लाख रुपए कस्टमर ए से निकाल के कस्टमर बी में ट्रांसफर कर, कस्टमर ए से तो निकल गए, कस्टमर बी में नहीं, सिस्टम में कोई मसला हो गया, ट्रांजेक्शन प्रोसेस नहीं हो सकी, कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कस्टमर आईडी गलत था, क्या ट्रांजेक्शन होगी? अगर ट्रांजेक्शन हो गया तो बैलेंस शीट कभी टाई नहीं होगी, लाख रुपए हवा में लटके और वो सस्पेंस अकाउंट बनता है। नहीं तो वो कभी भी बैलेंस शीट आपकी टाई नहीं होगी। इसका मतलब है एटॉमिसिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, डेटाबेस मूव्स फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू, वो जो न्यूटन का लॉ था, सही कि जी एक चीज से अगर एक डेटा ट्रांसफर हुआ है तो एक जगह से निकलेगा दूसरी जगह पे पहुंचेगा, सही। हवा में डेटा नहीं रह सकता। तीसरी चीज आइसोलेशन, कंकरेंट ट्रांजैक्शन डू नॉट इंटरफेयर। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं और सामने दूसरी ट्रांजैक्शन भी हो रही तो वो दो ट्रांजैक्शन आपस में इंटरफेयर नहीं करेगी। एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी उसके बाद ही जाके दूसरी ट्रांजैक्शन होगी, जिसमें मैंने आपको एटीएम वाला एग्जांपल दिया, याद आ रहा है बच्चों? और फिर आखिरी चीज थी हमारे पास, सही है। अगर वंस अ ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड और लाइट चली गई, आपने पेमेंट करनी है, आपने पेमेंट करा और पेमेंट में लिखा हुआ है ऑथराइज पेमेंट, पेमेंट प्रोसेस, और जहां पेमेंट प्रोसेस हुआ और लाइट चली गई, आपकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, सही है। कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो चुकी है तो आपकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, चाहे वो आपने वो लॉग आउट हो गया, चाहे आपकी बैटरी एंड होगी, ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अब वो क्रैश नहीं हो सकती। अच्छा, फिर हमने कहा था, सॉरी, फिर हमने कहा था डेटा इंडिपेंडेंस। हमने कहा यार अगर हम डेटा इंडिपेंडेंस को देखें, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। एक था हमारे पास लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और दूसरा हमारे पास था फिजिकल। डेटा जहां मौजूद है
और उस फिजिकल डेटा जो मौजूद हो रहा है उसमें क्या क्या डेटा होना चाहिए, जो मैं लॉजिकल डेटा अप्लाई कर रहा हूँ, ये कॉलम्स होनी चाहिए, ये रोज होनी चाहिए। अगर मैं लॉजिकल डेटा में कोई चेंज करूंगा तो उससे फिजिकल डेटा में कोई चेंज नहीं होगा, और फिजिकल डेटा में अगर मैं कोई चेंज करूंगा उससे लॉजिकल डेटा को कोई मसला नहीं होगा। क्या ये एग्जांपल आपको समझ आती है? दोनों के दोनों चीजें क्या होती हैं, आपस में इंडिपेंडेंट होती है। अगर आपको लगता है कि यार एमसीबी, और बहुत रेयर ऐसा होता है कि जहां पे आपने अक्सर सुना है कि जी मेंटेनेंस हो रही है, मोबाइल एप्लीकेशन काम नहीं कर रही, ये वो पॉइंट होता है। और मेंटेनेंस डेली बेसिस पे होती है, डेटा डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा होता है, डेटा डेटा जो है वो डेली बेसिस पे बैकअप किया जाए, ए टू जेड चीजें हो रही होती है। बट आप देखिए पूरे साल में कितना रेयर होगा कि वो आपसे क्या कह रहा होगा कि मेंटेनेंस हो रही है। अगर पीछे डेटाबेस पे कुछ काम हो रहा है तो क्या आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन यूज नहीं कर पा रहे होते? आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन, अनलेस उसने अगर मोबाइल एप्लीकेशन में कोई चेंजेस करनी है, उसका डिस्प्ले चेंज करना है, तो वो कहता है जी कुछ मेंटेनेंस चल रही है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो कि डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं? तो 1000 लोग डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ कस्टमर डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या आप भी एक्सेस नहीं कर पा रहे? आप भी डेटाबेस पे अपने एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, अगर डेटाबेस में कोई चीज ऐड हो रही है, कोई चीज लेस हो रही है, तो क्या मैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाऊंगा? मैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन को लाजमी तौर पे यूज कर सकता हूँ। क्यों यूज कर सकता हूँ? बिकॉज दोनों चीजें आपस में इंडिपेंडेंट चल रही होगी। सही है? तो मेरे पास एक होता है डेटाबेस में मेरे पास लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और दूसरा मेरे पास होता है फिजिकल। अच्छा, ये पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट जो है, ये पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट ये किस तरीके से काम करता है? एक होता है एक्सटर्नल व्यू, दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल जहां पे पीछे लॉजिक सप्लाई हो रही होती है, और तीसरा होता है इंटरनल जहां पे एक्चुअल में आपका डेटा पड़ा हुआ होता है, स्टोर होता है। तो वो डेटा किस तरीके से दिख रहा है आपको फिजिकल व्यू में? जो मेटा डेटा कहलाता है हमारा, जो डेटा के बारे में बात कर रहा होता है। एक डेटा वो होगा जो कि यूजर को किस तरीके से दिख रहा होता है, और एक डेटा मेरे पास किस तरीके से होगा, लॉजिकल व्यू, जो मेरे पास क्या कहला रहा होगा। तो अगर एक मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, और मोबाइल एप्लीकेशन, तो बैंक के पास एक डेटाबेस होगा, और वो डेटाबेस, अगर उस डेटाबेस के ऊपर जो लॉजिक सप्लाई हो रहे होंगे, जो फॉर्मूले सप्लाई हो रहे होंगे, जो मेरे पास इंटेग्रिटी के रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये कॉलम्स आने चाहिए, ये रोज आनी चाहिए, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सेप्चुअल भी कहलाएंगे। और एक एप्लीकेशन जो आप यहाँ से बैठ के यूज कर रहे हैं और कर उस डेटाबेस को एक्सेस ही कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने कंप्लीट डिफरेंट चीज आ रही है, वो क्या कहला रही होगी? और एक वो डेटा आपके पास होगा जो कि एक्चुअल डेटा मेरे पास स्टोर होगा, जो एक्चुअल डेटा के बारे में जो बात कर रहा होगा, वो क्या कहना है आपके पास? तो वो डेटा पड़ा हुआ है, हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, सर्वर में पड़ा हुआ है, क्लाउड स्टोरेज में पड़ा हुआ है, ई क्लाउड में पड़ा हुआ है, वो सारी की सारी चीजें किस चीज से बात करती है आपके पास? तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो थोड़ा बहुत? तो जो हमने चैप्टर 5 पढ़ा, विच इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, चैप्टर 6 जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे थे डेटाबेस। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे किस चीज को, चैप्टर 6 को, और वहां पे हमारे पास जाके डेटा का जो चैप्टर होगा वो क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। फिर हम मूव करेंगे किस चीज के ऊपर, कंपैरेटिव डेटा से आपके लिए, बिकॉज जब डेटा को अपना टाइम लगा के पढ़ ले तब सिस्टम और रिस्क। अब मुझे बताया, हमने जो 5 चैप्टर रिवाइज करे हैं 1.25 घंटे, अब एक सेंस समझ आती है यार कि चक्कर आपस में इस तरीके से आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा। और पेपर में जब ये 30 35 40 नंबर का आएगा, कितने वेटेज इसकी? 35 नंबर चाहिए, 30 35। तो 30 35 नंबर का पेपर अगर आपके पास आता है तो आप बड़े आराम। और सबसे मुश्किल एरिया कौन सा है हमारा? हमारा डेटा। क्लियर हो मेरे बच्चों यहाँ तक? थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच।